नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सीसेट 2024 का पेपर जो कि 16 जून 2024 को हुआ था, हम उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के भी और कॉम्प्रिहेंशन के भी एक एक करके हम लोग सारे सवाल करेंगे। अब वाई समबडी शुड बी लुकिंग एट दिस वीडियो। तो एक तो जिसके लिए आप आए हो कि पेपर कैसा है, कैसा सवाल है, कैसा डिफिकल्टी लेवल है, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सी दैट। दूसरा, आप इसमें ये भी आपको नोट करना है कि कैसे यूपीएससी सीसेट का पेपर इज अ डिफरेंट पेपर देन जो टिपिकली हम न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का तैयारी करते हैं। बैंकिंग, एसएससी, एमबीए, उन सारे एग्जाम्स के लिए जब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पढ़ते हैं और फिर वहाँ जिस तरह का सवाल बनता है, हाउ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी सीसेट, वो भी आपको नोट करना है। जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल की बात है, इस बार पेपर रिलेटिवली 2023, 22, 21 के मुकाबले में थोड़ा इजियर था। तो 24 में ये वाला पेपर था, क्या 25 में भी ऐसा ही होगा? तो इस बारे में भी हम बीच बीच में थोड़ा सा बात करेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल की क्या स्टोरी है, किस लेवल तक हमें इसका तैयारी करना चाहिए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और एक एक करके लेट्स गो थ्रू द सीसेट पेपर विच केम इन द ईयर 2024। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हाउ many consecutive zeros आर देयर इन दिस नंबर? सो गाइस, जब भी हमें जीरो निकालनी होती हैं, ठीक है, तो जीरो बनेगी कैसे? किसी भी नंबर में जीरो कब बनेगी? जब कहीं एक 5 होगा और एक 2 होगा और 5 और 2 मल्टीप्लाई करके एक जीरो बनाएंगे। मतलब हम अपने सारे 5 काउंट कर लेते हैं, हम अपने सारे 2 काउंट कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली दिस विल डिसाइड कि हमारी कितनी जीरो बनेंगी। अब गाइज, इस वाले नंबर में अगर आप देखोगे, दो तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे इवन नंबर हैं, तो दो तो काफ़ी ज़्यादा, तो दो काउंट करने का जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ अपने 5 काउंट कर लेते हैं और उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी जीरो आएंगी। अब इस वाले नंबर को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा। इस वाले नंबर में हमारे पास क्या क्या है? 5 की पावर 10 आएगा। तो मैं वो वाले नंबर ढूंढ रहा हूँ जो 5 के मल्टीपल हैं। उसके बाद 10 की पावर 20 आएगा, फिर 15 की पावर 30, फिर 20 की पावर 40 और फिर 25 की पावर 50। तो मतलब 10 5 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, 20 यहाँ से, 30 यहाँ से, 40 यहाँ से और 50 यहाँ से। लेकिन गाइस, ध्यान ये देना कि जो 25 है ना, 25 में खुद एक 5 नहीं है, दो 5 है। इसका मतलब 25 रेस टू पावर 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 और फिर 50। इसका मतलब इसमें देख, अगर आप देखोगे, इसमें 100, देयर 100 फाइव्स इन दिस एंड नॉट 50, इसलिए हम इसको 100 लिख लेते हैं। अब अगर आप इस सब को ऐड करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी कितना? 200, एंड दिस विल डिसाइड कि मेरे इस वाले नंबर है मेरे कितना जीरो होगी। और इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि जीरो कितनी है। सो गाइस, इस पेपर में आपको ये भी ध्यान देना है अब कि हम पूरा पेपर सोल्व करेंगे और हमें कितने फॉर्मूले हमें याद करने पड़े। जनरली हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्लास में ये बात करते हैं कि ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, शॉर्टकट, ट्रिक, ये सब। इसमें कितने फॉर्मूले हमें याद करने पड़े, इस बात पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पूरा पेपर हम एक एक करके करें तो एट द एंड ऑफ इट कितने फॉर्मूले थे जो हमें याद करने पड़े। ठीक है, सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक है, तो इस वाले सवाल में हमसे क्या पूछा है कि 1 जनवरी को आदमी ने 1 रुपया बचाया, 2 जनवरी को उससे 2 ज़्यादा बचाए तो +2, 3 जनवरी को फिर उससे 2 ज़्यादा, फिर उससे 2 ज़्यादा, फिर उससे 2 ज़्यादा, और इस तरह वो अपना सेविंग करता चला गया। अब सवाल ये है कि कहाँ पे जाके उसका जो टोटल है विच विल बिकम अ नंबर, वो जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। अब देखते चले जाओ परफेक्ट क्यूब की, जैसे 1 4 9 16 25, इस तरह परफेक्ट स्क्वायर बताया मैंने। 1 4 16 25, 1 4 9 16 25 36, इस तरह परफेक्ट क्यूब 1 8 27 64 125। तो इनमें कौन सा ऐसा नंबर जो दोनों होता है, सबसे छोटा नंबर, वो नंबर होता है 64। इसका मतलब कितने नंबर मैं जोड़ूं कि मेरा सम 64 आ जाए। और तुम्हारा 64 कहाँ तक आएगा? अगर तुम यहाँ तक ऐड करोगे तुम्हारा 64 आ जाएगा। और यहाँ तक कितने दिन बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, 8 नंबर को जोड़ने से हमारा 64 आ जाएगा। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
अब इसमें कुछ लोग एपी जीपी का फॉर्मूला भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं, पर हमने देखा है कि जो सी सेट का पेपर होता है या जो यूपीएससी के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के पेपर होते हैं, उसमें जहाँ एपी जीपी लगता है वो भी चीज़ें ना काफ़ी मतलब बिना बिना फॉर्मूला याद किए भी यूजुअली हो ही जाती हैं। हार्डली कभी ऐसा सवाल आता है जहाँ एपी जीपी का एक्चुअल फॉर्मूला लगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2 डिजिट नंबर। सो हम लोग इसको कैसे सीखते हैं कि जब कोई भी 2 डिजिट नंबर है ना, उसको तुम हमेशा 10x प्लस वाई लिख लो, या फिर क्योंकि इस केस में x वगैरह पहले दिया हुआ तो मैं 10a प्लस बी लिख लेता हूँ 2 डिजिट को। अगर इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो तो इसको उल्टा कर देते हैं, 10b प्लस a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसने बोला कि इन दोनों नंबर को ना जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 11 टाइम्स a प्लस बी। ठीक है, 11 का मल्टीपल होता है हमेशा अगर नंबर रिवर्स करके जोड़ देंगे। सिमिलरली अगर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 का मल्टीपल होता है, तुम करके देख लेना, 9 इंटू ए माइनस बी आएगा उसमें। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। अब गए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 11 का मल्टीपल भी हो तो कौन सा होता है, 99। इसका मतलब दिस नंबर इज इक्वल टू 99। इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 9। अब मुझे पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू a मेरा 9, मतलब 2 डिजिट है और b उनका सम मेरा 9 होना चाहिए। सो गाइज अब अकॉर्डिंगली हम देखें तो मेरा एक a है एक b है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, या तो 1 और 8, या 2 और 7, या 3 और 6, या 4 और 5, या 5 और 4, या 6 और 3, या 7 और 2, या 8 और 1। और ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके सो गाइज आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। weight of 3 boys is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women। सो गाइज याद रखना अभी तक हमने कोई फॉर्मूला कुछ भी ऐसा चीज़ हमने अभी तक नहीं लगाया है। ठीक है, तो 3 बॉयज़ का वेट है 7 गर्ल्स के बराबर, 3 मेन के बराबर और 4 वुमेन के बराबर। सो गाइज ऐसे वाले सवालों में जहाँ रेशियो प्रोपोर्शन होता है, एक चीज़ हम यूजुअली क्या करते हैं कि कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि इन सब का मल्टीपल हो, 6 7 3 4। और ऐसा नंबर अगर आप सोचोगे कौन सा मल्टीपल हो सकता है, 7 और 3 21, 7 और 4 28, और 3 से 2 करेंगे तो 6 का मल्टीपल अपने आप बन जाएगा अगर एक इवन नंबर 3 के बाद हमें और मिल गया। सो गाइज दैट नंबर सो दैट नंबर इज 84। तो इसको 84 के इक्वल अगर मैं कर दूं, सो मेरा मुझे निकालना क्या, बॉयज़ निकालना, तो बॉय कितना आ जाएगा, 84/6 आ जाएगा मेरा 14। और दिया क्या है वुमेन, वुमेन कितना आ जाना चाहिए, 84/4 21। सो अगर मैंने क्योंकि मैंने 84 लिया अपने मन से तो मेरा वुमेन आया 21, और यहाँ वुमेन है 63, इसका मतलब 3 गुना है, तो बॉय को भी 3 गुना कर देते हैं, 14 इंटू 3 42। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स आवर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड ऑन क्लॉक बिटवीन 10 to 2। बाय द वे अगर हम एग्जाम में हमें घड़ी ले जाने की इजाज़त होती है तो ना जिन लोगों के पास सुई वाली घड़ी है वो थोड़ा स्मार्ट एक्ट भी कर सकते थे कि एक बार घड़ी चला के देख लेते और अपने आप पता चल जाता है कि वो कितनी बार वो दोनों आपस में वो इंटरसेक्ट करेंगे। सो गाइस अगर तुम घड़ी को देखोगे, ठीक है, तो और यहाँ मेरे थोड़ा इसको और अच्छे से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग घड़ी को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ 12 बजे, 3 बजे, यहाँ 9 12 3 में लिख लेता हूँ, 1 2, और यहाँ 10 11 और 1 2। ठीक है, पूछा क्या है कि पहले 10 बजे हैं। ठीक है, सो 10 बजे है मतलब कहीं मोटा मोटा मेरा ऐसा है। ठीक है, फिर 11 बजे तक कितनी बार मिलेंगे, अब ये पीछे पीछे ऐसे करके आएगी तो 11 बजे से पहले ये एक बार मिल जाएंगे। फिर 11 से 12 के बीच में, सिमिलरली 11 से 12 के बीच में भी एक बार ये लोग मिल जाएंगे जब 11 से 12 बजेंगे। अब 12 से 1 के बीच में क्या होगा इस 12 से 1 के बीच में एक बार भी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 12 पे दोनों ही सुई एक जैसी हैं, फिर दोनों सुई चल पड़ेंगी, और जब 1 बजेगा ना तो छोटे वाली सुई तो 1 पे चली जाएगी और बड़े वाली सुई पूरा घूम के 12 पे रुक जाएगी। सो 12 से 1 के बीच में एक बार भी नहीं मिलेंगे। सिमिलरली 1 से 2 के बीच में एक बार मिलेंगे, तो टोटल 3 बार मिलेंगे।
कहाँ कहाँ कहाँ, एक बार 10 से 11 के बीच में, एक बार 11 से 12 के बीच में, और एक बार 1 से 2 के बीच में। सो 3 बार ये दोनों मिलेंगे। सो गाइज वंस अगेन, अभी भी हम कॉन्सेप्चुअली हम कुछ कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन सेंस पे हम एक सवाल करते जा रहे हैं, ठीक है। अब 2 ईयर का कैलेंडर सेम डिफरेंस हो उन दोनों में, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तभी कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। अब साल में हम ओड दिन काउंट करते हैं। ओड दिन क्यों काउंट करते हैं? 365 दिन का साल होता है, और अगर 7 से डिवाइड करो तो फिर 52 आता है, और +1 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब हर साल बाद एक दिन आगे सरक जाता है। इसका मतलब जब 25 से 26 में आएंगे तो हमारा एक दिन सरक जाएगा, 26 से 27 में जाएंगे फिर एक दिन सरक जाएगा, 27 से 28 में आएंगे तो एक दिन सरक जाएगा, और जब 28 से 29 में आएंगे तो एक नहीं 2 दिन सरकेगा। क्यों? क्योंकि 28 लीप ईयर है एक। इसका मतलब एक साल 26 का, एक साल 27 का, 28 के लीप ईयर 2, फिर एक। मुझे बनाने कितने हैं? मुझे बनाने हैं 7 दिन। तो फिर 30, फिर 31, फिर 32, तो उसके बाद एक दिन यहाँ और एक दिन यहाँ, और ये 7 बन गए, 1 2 2 4 5 6 7, और 2031 में मेरा कैलेंडर अगेन इट विल बी सेम। अब गाइस ये वाला सवाल है, अब ये ना, अब ऐसे वाला सवाल यूपीएससी एग्जाम में बार बार आता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आता है। सो गाइस बाय द वे, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस, और हम लोग ह्यूमन पेरिटस पे क्या करते हैं, हम लोग जो यूपीएससी में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, उसमें हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो यूपीएससी में जिस तरह का सवाल बनता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट देन बैंकिंग, एसएससी टिपिकल जो ये वाले एग्जाम होते हैं। सो इन सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि फोकस इज मोर अपॉन फास्टर मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला, ये सब। लेकिन यूपीएससी में जिस तरह पेपर बनता है, दैट इज मोर मोर लाइक कॉन्सेप्चुअली टेस्ट करने की कोशिश करता है यूपीएससी, न कि फॉर्मूला, शॉर्टकट या ट्रिक्स, उन सब के पीछे हमें जाने की नीड होती है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्स में हमारा स्पेशलाइजेशन होता है, और हमारा आप लोगों के साथ फोकस क्या रहता है कि हम इस तरह आपको मैथ सारा पढ़ाएं सी सेट के लिए, ताकि आप कम से कम टाइम में अपना सी सेट का सिलेबस आप पूरा कर पाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि सी सेट तो क्वालिफाइंग पेपर है, ज़्यादा नंबर लेने का भी कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, हमें 33% से ऊपर ही लेना काफ़ी है। ऑन द अदर हैंड पेपर कई बार मुश्किल भी आ जाता है। ऐसा भी लोगों के साथ होता है कि जीएस पेपर उन्हें फेल हो गए और सी सेट में पास हो गए वो लोग, सॉरी उल्टा, कि उल्टा मैंने बोल दिया, ऐसा भी लोगों के साथ होता है कि जीएस पेपर 1 में कट ऑफ से भी ऊपर नंबर स्कोर कर लिया और सी सेट में फेल हो गए, अल्टीमेटली दे डिडंट मेक इनटू मेंस। सो एक डर भी है, लेकिन ये भी इंश्योर करना कि कम से कम टाइम में हो जाए, ताकि ज़्यादा टाइम हम जीएस पेपर 1 को दे पाएं, जिससे कि हमारा कट ऑफ डिसाइड होगा। तो ऐसे में व्हाट इज़ दैट ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ कहाँ है, कितना मेहनत करने पे ताकि हमारा सी सेट फॉर श्योर हमारा निकल जाए। तो यही हमारा अप्रोच रहता है हमारे कोर्स में यूपीएससी सी सेट के, विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। सो गाइस शुरू करते हैं। ये वाला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें अब ये वाला सवाल ना बड़ी बार आता है। इसमें क्या है, सिर्फ इतना ही सीखना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं, कि अगर एक इवन नंबर को दूसरे इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन आएगा, एक इवन नंबर को ओड से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है, तो गाइस क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और ये करके देख लो, 2 × 3 क्या इवन नंबर आ गया। इस तरह अगर ओड को ओड से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ओड नंबर आएगा। सिमिलरली अगर इवन में इवन जोड़ दूंगा इवन, इवन में अगर ओड जोड़ दूंगा ओड, और ओड में अगर ओड जोड़ दूंगा इवन। बस इतना ही याद रखना है गाइज। अगर इतना याद कर लिया फिर अपने आप ये सवाल अपने आप ही होते चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसको देखो। इसने हमें बताया क्या, P और जो Q हैं वो हमारे ओड नंबर हैं, ठीक है, और जो R और S है वो हमारे इवन नंबर है। अब यहाँ क्या दिया है, पहले वाले में QS यहाँ दिया है। अब Q में एक इवन है एक ओड है। अब एक इवन और एक ओड है Q और S में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इवन और ओड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इवन नंबर होगा। और इवन नंबर को तो किसी से भी गुना करोगे, चाहे इवन है चाहे ओड है, वो हमेशा इवन ही होगा। मतलब P - R² तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं थी। सिमिलरली सेकंड वाला देखो, Q² × S। सो गाइज Q क्या है अपना,
क्यू इज ओड, और तो क्यू स्क्वायर ओड का स्क्वायर हमेशा ओड ही होगा, 3 × 3 9, और 9 को एक इवन से मल्टीप्लाई करेंगे इवन। सो गाइस सिर्फ इतना ही देखना काफ़ी है कि ये भी इवन ही होगा। सिमिलरली अगर हम p प्लस देखें, p क्या है, ओड नंबर है, s क्या है अपना, इवन नंबर है। सो ओड प्लस इवन मतलब p प्लस s क्या हो गया, p प्लस s हो गया अपना ओड नंबर, ठीक है। इसमें अब दूसरा भी देखना पड़ेगा हमें, दूसरा जो पोर्शन है इसका q प्लस आर का स्क्वायर देख लेते हैं। q क्या है, q है अपना ओड, और r क्या है, इवन। r प्लस अगर इसको ओड प्लस इवन को अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ओड आएगा, और ओड को अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर उसमें भी ओड आएगा। 3 × 3 9 होता है। इसका मतलब q प्लस आर स्क्वायर मेरा ओड हो गया, और एक ओड को दूसरे ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड ही नंबर आएगा। एंड देयरफॉर पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो गाइज अगेन इस तरह का सवाल बार बार यूपीएससी के एग्जाम्स में आता है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन क्लॉक शोज 4:25। सो गाइज काफ़ी आसान सवाल होते हैं ये वाले, बस इसमें हमें थोड़ा सा बस कॉमन सेंस देखना होता है कि कितना एंगल पे क्या क्या हमारा चीज़ें इसमें बनती हैं। 12 1 2 3 4 5 6, आई थिंक इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो अगर मैं पहले बात कर लेता हूँ कि मैं कि अपना जो आवर वाला एंड है उसको हम किस में देख लेते हैं, उसको हम पहले मिनट वाला देख लेते हैं, मिनट वाले को ग्रीन में। सो 4:25 पे ग्रीन हैंड मिनट वाला ऐसे होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम ना ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। कौन से वाला, हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा। सो गाइज टोटल क्लॉक 360 डिग्री है, 12 हैं तो एक कितना बच गया, 30, और 30 × 5, इसका मतलब जो ये वाला एंगल है जो कि अपना मिनट हैंड वाला है, ये हो गया 150 डिग्री। अब मैं निकाल लेता हूँ अपने आवर वाला हैंड। आवर वाला हैंड का होगा ऐसे 4:25 है, तो मतलब कुछ ऐसे होगा वो, करेक्ट, छोटा होगा इससे मिनट वाले से। अब मैं निकाल लेता हूँ कि इसका एंगल कितना है ये, और इसका एंगल मतलब ये वाला एंगल अब कितना है। अब इस वाला एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ये पता है 4 तक तो हमें पता है, 4 × 30 120। सो यहाँ तक तो पता है 4, लेकिन जो ये छोटा सा पोर्शन है ये कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। सो गाइस 120 प्लस समथिंग होगा, व्हाट इज दैट प्लस, वो हम लोग निकाल लेते हैं। सो 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में जब मतलब 4 से 5 में चला गया अपना आवर एंड, तो मतलब वो 60 मिनट उसने क्रॉस कर दिया, करेक्ट। 1 घंटा उसी को बोलते हैं। हमें सिर्फ उसमें उसका पोर्शन चाहिए 25, इसका मतलब 25/60, और अगर 60 मिनट क्रॉस किया तो टोटल डिग्री कितनी क्रॉस करेगा, वो 30, क्योंकि किसी भी दो के बीच में डिग्री 30 है, 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री है, राइट। तो इसको अगर तुम करोगे तो ये आ गया अपना 12.5, तो समथिंग था वो मेरा आ गया 12.5 डिग्री। सो ये टोटल एंगल बन गया 142, 120 और 12 142 132, 132.5 डिग्री आ गया। सो एक आया था मेरा 150 डिग्री और दूसरा 132.5, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 17.5 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब गाइज ये वाला सवाल है थोड़ा अगेन, अब दिमाग ना तभी खुलता है जब फॉर्मूला बेस्ड दुनिया से बाहर आते हो और कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। अगर मुझे 2 की एलिजिबिलिटी भी चेक करनी है तो इसका मतलब क्या है, हमें तो मेरे लिए इतना इतना इस सवाल को मैं थोड़ा दिमाग अगर हम लगाते तो अगर 2 की जो भी पावर होगी गाइज, एक इवन नंबर की सारी पावर जो भी होगी, ये नंबर क्या बनेगा, ये तो इवन नंबर ही बनेगा, ठीक है। सिमिलरली 3 को अगर इसी कोई भी पावर होगी, एक ओड नंबर की सारी पावर क्या होती है, 3 × 3 9 × 3 27, ये हमेशा ओड नंबर होगा। एक इवन नंबर ओड नंबर को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक ओड नंबर बनेगा। और क्योंकि ये सारा मिला के ओड नंबर बनेगा, ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, तो सीधा ही बी आंसर मार्क कर देना था, बात ही खत्म बस एकदम, ठीक है। सो गाइज यूपीएससी सी सेट के लिए हम लोगों ने विद दिस इंटेंशन कि कैसे कम से कम टाइम में पूरा हम आपको सी सेट पार हम लोग कराते हैं, हम लोगों ने यूट्यूब पे कोर्स लॉन्च किया हुआ है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट।
और साथ में हम क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे विल शेयर यू एक्सरसाइजेज, और हम उसमें ना हम आपको सिर्फ 2000 सवाल करने को देंगे। कोई 5000 10,000 कुछ करने का जरूरत नहीं है, 2000 सवाल करने को देंगे, वो दो ही करने हैं। अब 2000 सवाल क्यों, ये आपको थोड़ी देर में बताता हूँ आगे कि 2000 सवाल क्यों, 2000 सवाल कहाँ से आए और कैसे हम कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं कि इन 2000 सवालों से आपका सी सेट निकल जाएगा। आई विल कम टू दैट, बट आप इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके नीचे एक लिंक है टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि यू विल गेट कनेक्टेड विद अवर टीम, और हम टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सवाल भी भेजते रहेंगे कि यूट्यूब पे उस क्लास को देखने के बाद कौन से वाले सवाल लगाने हैं। 2000 सवाल कहाँ से आए और ऐसा हम क्या क्यों बोल पा रहे हैं उस पर मैं अभी आता हूँ, कुछ 5-10 सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। वट परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट मिक्स विद हनी टू गेन 20%। इसका मतलब क्या है, मान लो हाइपोथेटिकली कि मैं 1000 ग्राम हनी लेके आया और वो मुझे पड़ा 100 रुपये का। अब मैं चाहता क्या हूँ, 20% गेन, मतलब मैं 120 रुपये कमाना चाहता हूँ, और लेकिन प्राइस मुझे वही रखना है अपना। इसका मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है वो मुझे इतना ही, इसी प्रपोर्शन में मुझे अपनी क्वांटिटी बढ़ा देनी होगी। इसका मतलब मुझे 100 ग्राम हनी को 1200 ग्राम हनी बना लेना होगा। इसका मतलब 200 ग्राम मुझे इसमें पानी मिलाना है, जो भी एडिशनल मिलाना है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट मोड। प्योर मैथ्स है, बिल्कुल छोटी चीज थी कि 30 इंटू 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 इंटू 30। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें तो राइट मोस्ट डिजिट बतानी है जीरो को छोड़ के, तो जीरो मैंने सारी हटा दी। इसका मतलब 3⁻30 की हमें यूनिट डिजिट हमें निकालना था। अब 2, 3, 7, 8 इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। इसका मतलब 30 को मैं 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लूंगा क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया मेरा 2, तो मेरा आंसर बन जाएगा 3⁻2 विच इज 9, एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस अब आगे देखते हैं। 421 and 427 when divided by the same number leaves the same remainder 1. How many numbers can be used in as divisor in order to get the same remainder? So ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम यूज करें डिवाइड करने के लिए, किसको, 420 और 427 को, ताकि रिमाइंडर 1 बचे। सो गाइस एक रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है, अगर 421 मेरा है और एक रिमाइंडर बचा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 420 से वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 427 है और एक मेरा रिमाइंडर बचा, इसका मतलब क्या है कि 426 से भी मतलब 400 कि उन सारे नंबर, उस नंबर को जब 426 से भी डिवाइड किया गया, सॉरी जब उस नंबर से 426 को डिवाइड किया गया, तो अगेन मेरा रिमाइंडर सेम बचा। सो गाइस हो क्या रहा है, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ हम ये कहने हैं कि जिसको 400, ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ x क्या है कि यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 बच जाए। दिस हमें अपना x बताना है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें इसके फैक्टर ढूंढने हैं कि 420 के क्या क्या फैक्टर है। जैसे 426 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6, 71। आयो फैक्टर निकालने सबको आते हैं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। 213 और 426। सिमिलरली 420 के फैक्टर निकाल लो, 1, 2 और ऐसे करके निकालोगे। तो जब निकालोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, जो भी इसके निकलेंगे आगे, जैसे इसका 60 होगा, ठीक है, 10 होगा, है ना। तब निकालोगे तुम्हें समझ में आएगा कि 4 फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, 1, 2, 3 और 6, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 399 लीटर पेट्रोल है और 352 लीटर डीजल है। उनको ऐसी बोतल साइज में डालना है, सेम साइज में डालना है। सेम का मतलब क्या है इसकी, अगर सारा लिक्विड उसमें ठीक से आ जाए, इसका मतलब वो उससे परफेक्टली डिवाइड हो जाए। सो अगेन सेम थिंग का मतलब है 399 और 532 के क्या करो, इसके देख लो किस किससे डिवाइड हो रहा है। 1, 3, 7, 19, 21, 57
133 399, ठीक है। 532 1 2 4 7 14 19 28 38 76 133 266 और 532, ये मेरे दोनों के आगे। मुझे मुझे तो दोनों में जो फिट हो वो नंबर निकालने हैं, मतलब मुझे कॉमन देख लेता हूं मैं दोनों में क्या क्या है। ये मेरा कॉमन है दोनों में, उसके बाद ये मेरा कॉमन है दोनों में, फिर उसके बाद मेरा 19 भी दोनों में कॉमन है, और उसके बाद मेरा 133 दोनों में कॉमन है। ये 4 साइज की बोतल तुम प्लान कर सकते हो। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। हमें सम s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। x प्लस वाई जेड डिस्टिंक्ट है, प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है। सबसे पहले तो 10 से नीचे के प्राइम नंबर की अपना लिस्ट बना लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो 10 से नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो 10 से नीचे वाले हैं? 10 से नीचे वाले 2 3 5 7 ये यही है, राइट। 9 तो नहीं है ना, नहीं है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो मेरे 4 प्राइम नंबर हैं। इन 4 में से s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड है, मतलब कोई 3 ले लो और फिर सम निकाल लो। और फिर पूछा कि जो वो सम है उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। सो गाइस 3 ही पेयर बनेंगे। मैं एक काम करता हूँ, 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7। तो इसमें मैं 2 को हटा देता हूँ, इसमें 3 को, इसमें 5 को, इसमें 7 को, और इसका सम निकाल लेते हैं गाइस। 7 और 5 12 और 3 15, 7 और 5 12 2 14, 7 3 10 और 2 12, 5 3 8 और 10 2। तो यूनिट 0 हो सकती है, 9 हो सकती है, 5 हो सकती है। 0 तो हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 9 नहीं हो सकती यूनिट डिजिट। देयरफॉर 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 और 3 होना चाहिए। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो गाइस अब ये वाले स्टेटमेंट हैं और हमें 2 स्टेटमेंट दिया होता है, उनके बेस पे हमें बताना है कि क्या वैल्यू हो सकती है x और y की। हमें सवाल ध्यान से पढ़ना है। x और y डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, सेम नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर है मतलब 1 से गिनती शुरू हुई हुई, 0 नहीं इंक्लूडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब स्टेटमेंट दिया है कि हमें अगर इतना जानकारी पता हो, क्या हमें सिर्फ इतना पता हो कि x बाई वाई ओड नंबर है, तो मैं क्या इससे बता सकता? बिल्कुल नहीं बता सकता सिर्फ इतने से। क्यों नहीं? अगर मैं ले लूं, मान लो 5/1 ले लूं, 7/1, अब x और y की वैल्यू, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। अब स्टेटमेंट 2 है कि x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 12 है। इससे मैं बता पाऊंगा? इससे अगर x और y को मैं ले सकता हूँ 3 × 4, फिर 6 × 2 भी ले सकता हूँ। नहीं, इसका मतलब इससे भी नहीं बता पाऊंगा। क्या दोनों से बता पाऊंगा? तो फिर उसके लिए मैं काम करता हूं कि इसके ना देख लेता हूं कि x और y 12 के केस में क्या क्या हो सकता है। 1 × 12 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 12 तो 2 डिजिट नंबर है। तो 2 × 6 ले सकते हैं, फिर 3 × 4 ले सकते हैं, फिर 4 × 3, फिर 6 × 2। ये हम 4 ही पेयर हम लोग ले सकते हैं। अब ओके, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। x और y यूनिट डिजिट नहीं है, मतलब और पूरा नंबर, इसका मतलब 1 × 12 भी हो सकता है। तो इसको मैं अपनी गलती को ठीक करने के लिए, तो 12/1 और 1/12, ये भी मेरी x और y की वैल्यू मेरी हो सकती है, ठीक है। अब ये मैंने जानकारी कहां से निकाली? जो मैंने लिखा है ये मैंने यहां से निकाला है। अब मुझे क्या देखना है कि इसमें से कब x/y ओड हो सकता है। सो 12/1 तो इवन है, 2/6 सॉरी ये तो छोटा नंबर बन जाएगा, और 6/3 क्या होगा? ओड होगा। 4/3 फ्रैक्शन होगा, ये वैसे ही हट गया, ये वैसे। तो मतलब 12/1 से करेंगे तो इवन नंबर बनेगा, और 6/2 से करेंगे तो ओड नंबर बनेगा। और x/y हमें ओड दिया, इसका मतलब अगर दोनों की जानकारी को हम यूज करें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की, तब हम बता पाएंगे कि x और y की क्या वैल्यू है। और वैल्यू कितनी है गाइस? वो वैल्यू है 2 और 6। एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है कि इस क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं तो दोनों को हम यूज करेंगे, विच इज ऑप्शन सी। certain amount was distributed among x y z who received the least amount। और थोड़ा मतलब आई अंडरस्टैंड कि शायद एग्जाम में इस वाल लोगों से नहीं हुआ होगा क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग था।
फिर लेकिन समझ लेते हैं। सो गाइस बीच में ना दो चार सवाल ऐसे भी होते हैं जो लोगों से नहीं होंगे एग्जाम टाइम के में। एग्जाम में समय कम होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, लेकिन ऐसे सवाल डिसाइड भी नहीं करते कि आप फाइनली सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। जो सिलेक्ट डिसीजन इस बात पे होता है कि जो आसान थे वो मैं सारे कर पाया नहीं कर पाया, न कि मुश्किल सवाल के पीछे हम अपना जीवन खराब कर दें कि ये मुश्किल सवाल नहीं हो पाया। दैट डजंट डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि इसने क्या दिया है। सो पहले वाला स्टेटमेंट इसने हमें दिया गाइस, x रिसीव्ड 4/5 y एंड z। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z। दूसरा क्या है, दूसरा y रिसीव्ड 2/7। इसका मतलब है 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। ये दो मेरे स्टेटमेंट बनते हैं। इंडिविजुअली तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सबसे छोटा, मुझे बताना एक्स वाई जेड में। इंडिविजुअली हम लोग नहीं बता पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मैं काम करता हूँ, लेकिन रिलेशन में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, और आप किसी भी शुरू कर सकते हो। पहले मैं ना एक्स और वाई के बीच में देखता हूँ क्या रिलेशन है। तो इसको मैं उसके लिए क्या करूंगा, पहले वाले को ना मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नहीं पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं किससे, 2 से। अगर दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 14y इज इक्वल टू 4x प्लस 4z। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। अब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, और जैसे तुम 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, दैट माई x इज इक्वल टू 2y। थोड़ा खुद से करके देख लेना, x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2y का मतलब क्या है, x इज 2y का मतलब है जो x है वो y से दुगुना है, x y से दुगुना है। इसका मतलब सिर्फ इतना तो पता चल गया कि y x से छोटा है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कौन सबसे छोटा है। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि कौन सा सबसे छोटा है। अभी तक मुझे क्या पता चला कि y x से छोटा है, लेकिन व्हाट अबाउट z, हो सकता है z भी छोटा हो। तो अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि y और z के बीच में देख लूं। x को देखने की जरूरत तो है नहीं, अगर y और z के बीच में फिगर आउट कर पाता हूं तो फिर देख लेते हैं। तो गाइज उसको फिगर आउट करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में, वंस अगेन दो सेट अपने पास इक्वेशन है, इन दोनों के बीच में ही हम क्या करते हैं, मुझे y और z के बीच में अपना देखना है। तो मैं x को गायब करने की कोशिश करता हूँ। x को गायब करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर लेते हैं और इसको 5 से कर लेते हैं। दोनों में 10x हो जाएगा और दोनों को हम देख लेंगे। 2 से गुना करने का मतलब है गाइस 10x इज इक्वल टू 8y प्लस 8z, और नीचे वाले को 5 से गुना करने का 35y इज इक्वल टू 10x प्लस 10z। अब दोनों को एक बार अगर तुम जोड़ोगे, मैं करके दिखा देता हूँ, 10x प्लस 35y इज इक्वल टू 8y प्लस 8z प्लस 10x प्लस 10z, और फिर यहाँ 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा। सो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा y और z के बीच में, विच विल बी, वो क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 2z। या फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू z इंटू 2/3। मतलब जो y है वो z का 2/3 है। अब तक मुझे क्या पता था कि y x से छोटा है, फिर मुझे पता चला कि जो y है वो z का 2/3 है। मतलब z जितना भी है उसका 2/3 है जो y है, 2/3 टाइम्स y, मतलब 67% है। इसका मतलब y तो z से भी छोटा है। सो दोनों को यूज करके हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं ऑप्शन सी कि कौन सा छोटा है एंड विच इज माई y। अच्छा, इफ एवरेज मार्क्स इन अ क्लास इज 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो गाइस अब इसको ना अगेन और यही सवाल है जो दिखाते हैं कैसे ना कॉन्सेप्चुअली समझना है। सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला याद करके चले गए, टोटल बाय नंबर ऑफ थिंग्स इन दैट व्हाटएवर यू आर फाइंडिंग एवरेज फॉर, उससे सवाल नहीं होते, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। एवरेज का मतलब क्या है कि एवरेज वो बीच वाली वैल्यू है जिसके ऊपर भी वैल्यूज का सम बराबर है, नीचे भी सम बराबर है। तो ऐसे में तुम्हें समझना पड़ेगा कि एवरेज का सेंस क्या है। सो अब हमें दिया क्या है, हमें एक सवाल पूछा है कि एवरेज अगर 60 है तो लोग कितने हैं। मेरा मतलब है कि जैसे ये वाली हमारी क्लास है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ लोग हैं, तो एवरेज इसका है हमारा 60। ठीक है, अब हमें बताना है कितने लोग हैं। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है, हाईएस्ट आर 70 एंड 50। हाईएस्ट आर 70, लोवेस्ट इज 50, तो लोवेस्ट 50 है, हाईएस्ट 70 है।
क्या इससे एवरेज बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में भी तो वैल्यूज हो सकती है, राइट? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिख दूं, क्योंकि और इसको थोड़ा सोच के देखना मैंने कैसे लिखा है। एक मैं लिख लेता हूँ यहाँ 62 और 58, और ये कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5, और 5 बच्चे हैं। अब ये इनका एवरेज 60 हो गया। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 56 और 62। अब मैंने 7 बच्चे कर दिए, लेकिन अब भी एवरेज 60 ही है, और लोवेस्ट हाईएस्ट भी 50 70 है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से नहीं पता कर पाएंगे कि कितने बच्चे हैं। स्टेटमेंट 2, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डजंट चेंज द एवरेज। सो गाइस, इससे भी हम कुछ फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, और आप सेम ही रीजन को आप यूज कर सकते हो कि कैसे हम इससे भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसका मतलब है कि गाइस, अगर दोनों की जानकारी भी तुम यूज कर लो, तब भी तुम लोग एवरेज नहीं फिक्स कर पाओगे। जैसे कि मैं इसमें और भी जोड़ सकता हूँ, मान लो यही जोड़ दूंगा मैं, एक और है जिसके 56 है, एक और है जिसके 64 है। अभी भी एवरेज 60 है, तुम कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है? या फिर मैं यहाँ जोड़ दूंगा, एक 40 एक यहाँ 51 है और यहाँ एक 69 है। अभी भी देखो, मैं लोग बढ़ाता जा रहा हूँ, तब भी मेरी एवरेज 60 है, तुम कैलकुलेट कर लेना। और हाईएस्ट लोवेस्ट भी वही है। इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट को यूज करके भी मैं नहीं बता सकता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है? सो गाइस, नेक्स्ट थिंग कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अच्छा, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है जिनका सम भी एक प्राइम नंबर है। अब गाइस, ये ना थोड़ी सी मजेदार बात है। मजेदार बात इसमें क्या है कि 3 अगर प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और उनका सम भी एक प्राइम नंबर है, और हमें वो प्राइम नंबर बताने हैं, ठीक है? अब ये प्राइम नंबर गाइस बनेंगे कब, ठीक है? अच्छा, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? अच्छा, पहली बात, सबको 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि 1 से 50 तक 15 होते हैं, 50 से 100 तक 10 होते हैं, तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। सबको याद होना चाहिए, ठीक है? सो अब प्राइम नंबर का लिखता हूं 2 3 5 7 11 13 17 19। कोई मेरे से गलती हो जाए तो बता देना गाइस। 27 29, ये मेरे सारे प्राइम नंबर। अगर हम एक एक करके मैं इसको लिखता चला जाऊंगा, ठीक है? अब इनका जो सम है वो प्राइम नंबर है, ये हमें बात उसने बता दी है। इसका मतलब कि अब अगर किसी को तुम अब इनमें से कुछ भी अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो जैसे 3 और 2 5, सॉरी 3 नंबर को ऐड करना है। सो मैं ऐड करता हूँ 2 + 3 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया, जो कि प्राइम नहीं है। इस तरह 3 + 5 + 11 अगर ऐड करूंगा, 3 और 5 11, और 3 + 5 + 11 करूंगा तो 3 और 5 8 और 11 19। अभी प्राइम नंबर बन गया। इसका मतलब मैंने 3 5 और 11 इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा 19 आएगा, विच इज अगेन अ प्राइम नंबर। अब मुझे बताने, अगर ये कंडीशन है तो 3 नंबर क्या क्या हो सकते हैं? क्या और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? तो अगर तुम और देखोगे तो आगे आगे और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे 5 और, जैसे मैं एक और ऑप्शन ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं 5 7, 5 और 7 12, 5 7 और 11 ले लेते हैं। अब इन तीनों के जोड़ से भी प्राइम नंबर बनेगा। 7 और 5 12 और 11 23, विच इज अगेन ना प्राइम नंबर। तो इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी खूब सारी है। अब एक दिया है हमें कि एक नंबर अगर 5 है, अगर एक नंबर 5 है तो अगेन मैंने बता दिया 2 केस हो सकते हैं। एक में सम 23 हो गया, एक में सम 19 हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट 1 की बात करें, देयर सम इज लेस देन 23। अगर 23 से कम हम देखें तो जो ये जोड़ है ना 23 से कम वालों में, सिर्फ 3 5 और 11 का ही बनेगा। 3 5 और 11 का बनेगा, और किसी का जोड़ नहीं बनेगा। देयरफॉर दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, इंडिविजुअली इसको आंसर नहीं कर सकते। अगेन ये वाला सवाल भी अगर एग्जाम में नहीं होता तो इट वुड हैव बीन ओके। थोड़ा ट्रिकी है ये वाला। ट्रिकी इन द सेंस कि कर तो सब सकते हैं इसको भी, प्राइम नंबर सबको आते हैं। सो जब मैं ट्रिकी और नहीं करना भी ओके है ये बात बोलता हूँ, इसका मतलब है कि एग्जाम टाइम में, एग्जाम के स्ट्रेस के माहौल में, उसमें हम इस चीज को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब हमसे पूछा है कि x + y इंटीजर है या नहीं है। स्टेटमेंट 1 है, 2x + y इंटीजर हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर स्टेटमेंट 1 को मैं लेके आगे चलता हूं, ठीक है गाइस,
तो मैं क्या करता हूँ, एक बार x की वैल्यू ले लेता हूँ 1/2 और y की ले लेता हूँ 3। अब इसका जोड़ कितना बन गया 1 बाई, अब अगर 2x प्लस वाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 2x प्लस वाई मेरा बन जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 3 और ये हो गया 4, ये इंटीजर बन गया। ठीक है, अब इसी में मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ चलो 2 और y की वैल्यू ले लेता हूँ 3। तो अब मेरा 2x प्लस वाई कितना बन गया, 2 इंटू 2 प्लस 3 7। ये तो अभी भी मेरा वो बन गया, इंटीजर बन गया। तो स्टेटमेंट 1 है मेरा जो, वो इंटीजर ऐसे भी बन जाएगा और ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन एक केस में x प्लस वाई को करोगे तो इंटीजर बनेगा, एक में इंटीजर नहीं बनेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन से हम नहीं बता पाएंगे कि x प्लस वाई इंटीजर है या इंटीजर नहीं है। बिल्कुल ही सेम लॉजिक यूज करना है स्टेटमेंट 2 के लिए भी, और स्टेटमेंट 2 से भी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर दोनों को तुम एक साथ लेके चलोगे तो x और y में कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, दोनों में इंटीजर होगा तभी सेटिस्फाई करेगा। और उस केस में दोनों को मिला के करेंगे, देन यस x प्लस वाई विल बी इंटीजर एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी, दैट दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम इसको कर सकते हैं। So guys, next one, a person buys 3 article P, Q and R for 50 और article price of article Q is 16। So इसका मतलब हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है, P प्लस Q प्लस R हमें दे दिया 50, फिर ये भी दे दिया कि Q 16 है और P और R के बारे में कुछ कुछ बात होगी। So P और R कितना बच गया, 50 माइनस 16 विच इज 34। अब मुझे पता है P और R का जोड़ 34 है, ठीक है, यहां तक मुझे पता है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, उसके बाद हमसे पूछा है उसने कि P की वैल्यू बताओ, P का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सो गाइस अब स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 है द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन R। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है गाइस, कि P R से बड़ा नहीं है। अब कुछ लोग बोल देंगे P R से छोटा है, ये गाइस इसका ये इंप्लीकेशन नहीं है, रादर इसका इंप्लीकेशन क्या है, P इज नॉट मोर देन R का मतलब होता है कि P R से छोटा हो सकता है और P R के बराबर भी हो सकता है। तो लेस देन इक्वल टू R लगाना है। अब क्योंकि लेस देन इक्वल टू R है और P R से छोटा भी हो सकता है, अब हम देखते हैं P प्लस R कितना है, 34। अब इस केस में हम P का वैल्यू निकालना, कुछ भी हो सकता है P का, जैसे कि P को मैं ले लेता हूं चलो 10, तो R मेरा बन जाएगा 24, या P को ले लेता हूं 20, सॉरी पी आर से छोटा है ना, ओके ठीक है। सो पी को 10 ले लिया, आर हो गया 24, या फिर पी को मैं 11 ले लेता हूँ, आर हो गया 23। तो सिमिलरली बड़े सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सिमिलरली जो अपना सेकंड स्टेटमेंट है वो बोलता है आर इज नॉट मोर देन पी। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि आर पी के मोर देन नहीं है, इसका मतलब आर इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू पी। आर पी से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आर पी से छोटा तो और आर पी के बराबर भी हो सकता है। अगेन सेम लॉजिक, और हम पी और आर की डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर तुम इन दोनों को कंबाइन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा पी इज इक्वल टू आर ही एक पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब 34 में से पी 17 और आर 17, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, एंड देयरफॉर करेक्ट answer is option C. A question is given by 2 1 and the following P Q R S। अच्छा, अभी तक हमने किसी भी सवाल में क्या ऐसा बात किया कि ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी ऐसी बात की हमने, या कोई भी ऐसी बात हमने की? अगर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर कहीं भी हमने ऐसी कोई बात की कि कहीं की जरूरत पड़ता भी है, ऐसा नहीं कि बिना फॉर्मूला की दुनिया के ही होता है। लेकिन यूजुअली जो सारे सवाल सी सेट में आते हैं वहाँ फॉर्मूला, शॉर्टकट, ट्रिक्स कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा गणित सीखना है, खुले मन से सीखना है आपको, जैसे 7वीं 8वीं के बच्चे सीखते हैं वैसे सीखना है, एंड आपका सी सेट आराम से निकल जाएगा। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस अपीयर्ड इन अ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है, हैज़ पी स्कोर्ड मोर देन क्यू। हमें पूछा ये कि क्या पी ने आर से क्या पी के मार्क्स क्यू से ज़्यादा थे, ये हमसे उसने पूछा है। स्टेटमेंट देख लेते हैं एक एक करके। सो पहला स्टेटमेंट है गाइज कि सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू आर एंड एस। इसका मतलब क्या हुआ, पी
प्लस क्यू का सम है आर प्लस एस के बराबर है। तो क्या इससे मैं पी और क्यू के मार्क्स बता सकता हूँ? नहीं बता सकता गाइज, राइट। आई कांट फिगर आउट कि पी और क्यू में कौन बड़ा है कौन छोटा है, मेरे पास कोई जानकारी इससे तो मेरे पास है ही नहीं। अब सेकंड वाला देखते हैं, सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड एस। सेकंड स्टेटमेंट पे अभी मैं आया हूँ। सेकंड स्टेटमेंट कि पी और एस के जो नंबर थे दे आर मोर देन क्यू और आर के नंबर मिला के उससे वो उसके मार्क्स हम दोनों के ज़्यादा थे। तो क्या इससे मैं पी और क्यू बता सकता हूँ कौन सा बड़ा है? इससे भी नहीं बता सकता। शायद कुछ लोगों को लगे कि अरे पी तो क्यू से बड़ा दिख ही रहा है। नहीं गए, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं तुम्हें अब कोई भी वैल्यू बोल देता हूँ, पी को ले लो तुम 1 और एस को ले लो तुम 9 और क्यू को ले लो तुम 6 और आर को ले लो तुम 4। लो अब तुम पी और क्यू को देख लो। इस केस में तो पी क्यू से छोटा हो गया, सिमिलरली पी क्यू से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब इंडिविजुअली हम सेकंड स्टेटमेंट से भी हम लोग नहीं बता पाएंगे। क्या दोनों स्टेटमेंट को हम लोग यूज करें तो क्या तब हम लोग बता सकते हैं? ऑल्दो इट लुक्स की बता सकते हैं। सो गाइस दोनों को करके भी हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपको ना दो पेयर की वैल्यू हैं जो आपको मैं बताता हूँ, उसका आप लेके देख लेना। 30, 10, 20, 20 और दूसरे में ले लो आप 10, 20 और 1 और 29। अब एक में पी क्यू से बड़ा है और दूसरे में पी क्यू से छोटा है, लेकिन ये दोनों ही इस वाले डेटा के साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। देयरफॉर क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं गाइज। नंबर ऑफ टाइम 5 इज यूज्ड इन दिस 260 पेज बुक। सो गाइज जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मैं याद हो ही जाता है कि 1 से लेके 100 तक 20 बार 5 आता है। हर डिजिट 20 बार 5 आता है, 20 बार 6, 20 बार 7 एंड सो ऑन। अगर तुम करके इसको देख भी सकते हो, एग्जाम में भी करते तो दिक्कत नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सो ऑन ऐसे करके देखोगे तो अब कब कब मेरा 5 आया तुम इसको देखोगे तो 20 बार 5 आएगा। तो 1 से लेके 100 तक 20 बार आता है, फिर 101 से लेके 200 तक फिर 20 बार आता है और 260 है। सो 201 से लेके और 260 तक अगर देखोगे तो 16 बार आएगा। 20 और 20 40 और 16 56 बार 5 आएगा। ये मैं नहीं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप मतलब किसी भी काफ़ी आसान चीज़ है इसलिए लेट्स मूव ऑन। और फिर भी अगर इसको डाउट आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अच्छा कोई भी सवाल ऐसा जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको कमेंट में आप लिख दीजिएगा और हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सो गाइस इस वाले सवाल में अब जो है तुम्हें ना सीरीज देखनी होगी। देखो जैसे ये दिख रहा है कुछ कुछ हो रहा है यहाँ। अब देखो अब शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। सो गाइस जो सीरीज बन रही है ना, यहाँ देखो अब क्या क्या है। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ लिख रहा हूँ 4 3 2 1। इससे पहले इसको यहाँ लिख लेता हूँ दूसरे कलर में ताकि तुम्हें समझ में आए। 3 2 1। फिर दूसरे कलर में देख लेते हैं 2 1। इसका मतलब आगे वाली सीरीज क्या होगी गाइज? अच्छा ये वाली क्या होगी? इसका मतलब ये वाली होगी 5 4 3 2 1। और इसका मतलब है इससे आगे वाली क्या आएगी? 6 5 4 3 2 1। इससे आगे वाली क्या होगी गाइज? 7 6 5 4 3 2 1। और इधर 2 1 से पहले शुरू में ये भी है, इसको हमें भूलना नहीं है। 2 बार 1 भी है। हमें फर्स्ट 28 का सम निकालना है। सो गाइज अगेन ऐसे करके जोड़ना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 इसका सम। सो 28 तक का सम करोगे एंड कितना आएगा गाइज? इट विल कम आउट टू बी 84 विच इज ऑप्शन बी। सीरीज मैंने बता ही दिया कि कैसे इस वाले केस से बनेगा। ठीक है। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल पी क्यू एंड आर फॉर ₹3330। P cost 25% मोर देन R cost 25% मोर देन Q। सो हम किसी एक से शुरू कर लेते हैं। सो मेरा Q का वैल्यू मैं X लेके चलता हूँ। ठीक है, Q को बड़ा लिखना है। सो Q का वैल्यू मैंने X मान लिया। जो R है वो Q से 20% ज़्यादा है तो इसको
1.20x लिख लो। अब सीधा 1.20x कैसे लिख दिया, परसेंटेज की क्लास में हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमें 20% से बढ़ानी है तो 1.20 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी चीज़ हमें 40% बढ़ानी है तो 1.40 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली पी है, पी इसका भी 25% ज़्यादा है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से, विच विल बिकम 1.50x। अब हमें दिया क्या है कि तीनों का जो जोड़ है वो 3300 है। इसका मतलब मैं अब जोड़ देता हूँ x प्लस 1.20x प्लस 1.50x एंड दिस सम इज 3330। तो x का वैल्यू कितना आएगा गाइज, x का वैल्यू आएगा तो 12 15 27 और 37। 3330 को तुम अगर 37 से तुम इसको डिवाइड करोगे आएगा गाइस 9 37 से नहीं, सॉरी 1.37 से नहीं, सॉरी, अरे ये मैंने क्या कर दिया, रुको रुको, x को 15 12 27 और 10 37 3.7 से करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 900। सो x का वैल्यू 900 आ गया। पूछा क्या मेरे से, p का वैल्यू पूछा। सो गाइस p कितना हो गया, 900 इंटू 1.50, और ये कितना होगा, 15 नीमा कितना होता है, 135, 1350। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, सो गाइस जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा पहले ये वाला सवाल देख लेते हैं, फिर मैं उस वाली बात चीज बात करूँ। 2000 सवाल ही क्यों करने हैं, ठीक है, बड़ा ही मजेदार सवाल है ये बोलता है कि ए बी प्लस सी डी का जो सम है दैट बिकम्स 1 सी और ई, ठीक है। अब बोलता है कि हमारा ए का वैल्यू क्या हो सकता है। सो गाइस इसमें जो सी है ना, सी पे, और ये चीज अब थोड़ी प्रैक्टिस से आती है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, पर ऐसे सवाल पहले बहुत सारे आए हैं यूपीएससी एग्जाम्स में, ऐसा नहीं कि नई नई चीज है ये, कि सी में हम क्या जोड़ दें कि वो सी आ जाए। मतलब यहाँ यहाँ अगर इसका मतलब अगर मान लो सी की वैल्यू 2 है और नीचे मुझे 2 चाहिए, तो इसका मतलब 2 प्लस 2 में 10 जोड़ेंगे तो नीचे 12 का 2 आएगा। अगर सी की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 10 13, 4 है तो 4 प्लस 10। इसका मतलब है कि जो ये वाला पोर्शन है ना, यहां से मुझे 10 चाहिए जो कि सी में जोड़ के और वो सी बना दे। अब ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, 10 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां से ना, इसका मतलब है कि यहां से कैरी ओवर होके 1 आएगा, और इसका मतलब ए का वैल्यू हमेशा 9 होगा। 9 और 1 बना के 10 बनेगा, फिर सी में जोड़ के उसको वही दे देगा। आप में से कुछ लोग मेरे से ऐसे भी बोल सकते हो कि 8 और 2 भी तो हो सकते हैं कि वहां से 2 कैरी ओवर होके आ गया, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी और डी सिंगल डिजिट नंबर है, दो सिंगल डिजिट नंबर को जोड़ के तुम कभी 2 कैरी ओवर आ ही नहीं सकता, तो इसलिए 9 और 1 ही होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू हमेशा ही 9 होगी। 9 विल बी वैल्यू ऑफ ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो गाइस 59। हाँ, तो अब उस चीज पे आते हैं कि हम लोग ना, आप लोगों को जो हम लोग बता रहे हैं कि ये आपको 2000 ही सवाल करने हैं, तो इन 2000 सवालों से ही सी सेट कैसे निकलेगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सो गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस, और हम लोग जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनकी हम लोग कोचिंग देते हैं, जैसे कि एएलसी, ईपीएफओ, देन ESICDD, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, ईपीएफओ, ईओएओ। तो इन सारे एग्जाम्स की हम पिछले 7-8 साल से हम लोग कोचिंग कर रहे थे। तो इनमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का पोर्शन था उसके लिए हम लोग कोच करते थे, ठीक है, मतलब बच्चों को। अब क्या होता है, धीरे धीरे हम लोगों ने ना उसका थोड़ा बाउंड्री बढ़ाना शुरू किया अपना क्वेश्चन बैंक बढ़ाने के लिए। तो हमने बाकी यूपीएससी एग्जाम देने शुरू किए, और ये कुछ साल पहले की बात है जब हमने सी सेटा कोर्स लॉन्च किया था, अराउंड 3-4 साल पहले, ठीक है। तो उसको देख के हमें पता चला कि जो सीआईएसएफ और सीएपीएफ है ना, उसमें जो सवाल है उनमें जो सिलेबस की बाउंड्री है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो बिल्कुल सेम है जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स में। फिर हमने सी सेट को देखा तो सी सेट में भी बिल्कुल सेम था। इनफैक्ट सीडीएस में भी बिल्कुल ही सेम है, विद वन वेरिएशन। सीडीएस में एक वेरिएशन है, वो क्या है कि सीडीएस में कुछ अलग टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप के जितने भी एग्जाम, सीडीएस के ऊपर मैं एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, स्टार स्टार स्टार।
तो इन सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस की बाउंड्री है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट हमारा तो ऐसा मानता है कि इन सारे एग्ज़ाम की जो सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में, पेपर में, उनकी जो यूपीएससी में टीम है वो भी सेम ही टीम है जो सारे सवाल बनाती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके आपस में सवाल रिपीट होते रहते हैं। इनफैक्ट हमने ना एक, एंड लेट मी शेयर दैट विद यू, हम लोगों ने एक ना एक डॉक्यूमेंट भी बनाया था हम लोगों ने, विच आई विल शेयर विद यू, ठीक है? उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है? और हम लोग ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे गए, और उस पर जाने के बाद लेट मी गो टू द पेज ऑफ सी सेट, ठीक है? अब सी सेट के पेज में जब हम लोग गए, ठीक है, तो यहाँ ना एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, नीचे जाके देखना, ये रहा, ठीक है, एफएक्यू के अंदर, और यहाँ डिटेल्ड सिलेबस है। तो इस वाले डॉक्यूमेंट में तुम ये देखना कि कैसे सवाल रिपीट होते हैं, कि कोई सवाल सीएपीएफ में आया, फिर सी सेट में आ गया, एडमिन ऑफिसर जीएसआई में आया, फिर वो सी सेट में आ गया, और वो पहले किस ईयर में आया, कैसे सवाल आया, आप यहाँ आके देख भी सकते हो, ठीक है? उसको हमने सवाल, ईयर सब लिखा हुआ है कि कैसे सवाल रिपीट हुआ, कितने सारे, और इसके बेस पर ही हमने फिर ये सिलेबस का बाउंड्री बनाया कि कैसे आपको सिलेबस में ये 36 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। बस इतना ही पढ़ना आपको सी सेट के लिए। आप इसको वेबसाइट पे जाके आप लोग भी इस वाले डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से आप लोग देख सकते हो। सो गाइज, कमिंग बैक, हम जो आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब जो ये 2000 सवाल है, ये कौन से हैं कि पिछले 10 साल में इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो सवाल आए हैं, और मैं इसमें एक भी सवाल अपनी तरफ से हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से एग्जाम है, दोबारा रिपीट करता हूँ, सारे यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट, जैसे कि एएलसी, एडमिन ऑफिसर, एपीएफसी, स्टोर ऑफिसर, ईपीएफओ, ईओएओ, ईएसआईसीडीडी, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1, ये सारे जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे पिछले 10 साल के। सी सेट के पिछले 10-11 साल के सवाल, 2011 शुरू, अब 13-14 साल हो गए हैं। उसके अलावा सी ए पी एफ, सी आई एस एफ के, और सी डी एस के, एक्सेप्ट कुछ सवाल, कुछ सवालों को छोड़ भी देना है, ठीक है? तो इन सारों को मिलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 2100 सवाल होते हैं, और यही आपको अच्छे से समझने हैं, यही आपको करने हैं अगर आपको सी सेट निकालना है। अब अच्छे समझने का मतलब क्या है कि सिर्फ सवालों को याद नहीं कर लेना है, सवाल रिपीट नहीं होते हैं, सवाल सिमिलर होते हैं, सेम सवाल नहीं आता, सिमिलर सवाल आता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तभी आप आगे वाला सवाल कर पाओगे। इनफैक्ट जो 2023 वाला जो पेपर बना था, ठीक है, जिसके लिए इतना हल्ला हुआ कि काफ़ी मुश्किल सी सेट आ गया है, हमने वेबसाइट पे ना उसी के ऊपर एक वीडियो भी डाला हुआ है कि जो ये मुश्किल था उसमें कम से कम 30 के करीब ऐसे सवाल थे जो पिछले सालों से रिपीट थे। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि क्या वो रियली टफ था, ठीक है? सो गाइज, इस तरह ये पूरा हमारा बाउंड्री बना है, किसका? इस तरह पूरा बाउंड्री बना है 2000 सवाल का। और कैसे हम बोल पा रहे हैं कि अगर आप, किस बेसिस पे हम लोगों ने आपको ऐसा बोल दिया कि अगर 2000 सवाल आप अच्छे से कर लोगे तो इसी से आपका सी सेट निकल जाएगा। सो गाइज, वापस चलते हैं अपने सवालों पे। लेट्स स्टार्ट विद 3 नंबर एक्स वाई जेड हैं, और तीनों पहले 7 नेचुरल नंबर से बने हैं, और कंडीशन दिया हुआ है क्या? x इज ग्रेटर देन 2y इज ग्रेटर देन 3z। तो एक्स वाई जेड के क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, एक्स वाई जेड के क्या क्या पेयर हो सकते हैं। सो इन सवालों को करना कैसे होता है, देखो इनको तुम्हें सोचना कैसे है। पहली बात, अगर z की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3। अगर z की वैल्यू 2 ले लूँ तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6। अगर z की 3 ले लूँ तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 9, राइट? लेकिन सारे नंबर तो 7 से छोटे होने चाहिए, इसका मतलब z की वैल्यू तो सिर्फ 1 या 2 ही हो सकती है। सिमिलरली अब हम थोड़ा y का बाउंड्री भी देख लेते हैं। सो गाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे हमें सोचना है। हमें x ग्रेटर देन 2y दिया है, अगर y की वैल्यू 1 ले लो तो x बन जाएगा 2, y की वैल्यू 2 ले लो तो 4, y की वैल्यू 3 ले लो तो x बन जाएगा 6, y की वैल्यू 4 ले लो तो x बन जाएगा 8, विच इज़ ग्रेटर देन 7। तो ये वाला केस नहीं हो सकता, इसका मतलब y की वैल्यू भी मेरी इतनी ही हो सकती है। सो गाइस, इस तरह आपको अपनी ना बाउंड्री निकालनी है कि किसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह के सवाल को आगे बढ़ोगे तो आपको इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएंगे, एंड दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर 5, 2, 1,
6 2 1, 7 2 1 और 7 3 1, मतलब 4 ट्रिपलेट हैं जो कि हमारे बनेंगे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब ये भी सवाल अगर एग्जाम में नहीं हुआ होता तो कोई बात नहीं, दैट वुड हैव बीन ओके। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो प्लस 5 एप्पल। तो सबसे पहले तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, और जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे गाइज, जैसे हम इस वाले स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा दैट 2o प्लस 2m इजिकल टू 2a। मतलब पहली बात जो इससे निकल के आएगी, o प्लस m इजिकल टू a। इसका मतलब एक ऑरेंज और एक मैंगो को मिला दो तो वो एक एप्पल के बराबर है, जो कि हमें दिया स्टेटमेंट 2 में। वेरी नाइस, स्टेटमेंट 2 तो मेरा ठीक हो गया। अब स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया है ये वो देख लेते हैं। ये बोलता है कि 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल, क्या इसका सम इक्वल है 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल के इक्वल है ये। सो गाइस बड़ा ही आसान है, आप एक काम करो, यहाँ से जो हमारा इक्वेशन निकला है ना ये वाला, इसमें एक ही जगह आप ये वैल्यू रख दो, एक ही जगह ये वैल्यू रख दो, और जैसे ये करोगे, आई लीव दैट टू यू नाउ, आप लोग खुद कर लीजिएगा, तो ये दोनों भी बराबर आ जाएंगे। एंड देयरफॉर पहले वाला भी करेक्ट है तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, कि मेरे दोनों ही मेरे करेक्ट हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 63 नाउ। 63 में क्या बोलता है कि पी क्यू की एज लेस देन 100 है लेकिन मोर देन 10 है। ठीक है, लेस देन 100 और मोर देन 10 है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 डिजिट नंबर है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ओ पी द नंबर रिप्रेजेंट्स क्यू। लो जी, इसका मतलब एक को अगर मैं ले लेता हूँ 10a प्लस बी, तो दूसरे की उम्र क्या होगी 10b प्लस ए। तो इसको अगर p की ले लो तो इसको हम q की ले लेते हैं। ठीक है, डन। अब दोनों का पूछा क्या सवाल में कि दोनों की एज का डिफरेंस क्या है, ये हमसे सवाल पूछा है, दोनों की एज का डिफरेंस क्या है। सो गाइस वैसे तो जब भी नंबर को इंटरचेंज करते हैं और ठीक से पढ़ाई करोगे तो चीज़ें याद ही हो जाएंगी। सो दोनों का सम होता है 11 इंटू ए प्लस बी और डिफरेंस होता है 9 इंटू ए माइनस बी। इस केस में डिफरेंस मुझे निकालना है, विच इज़ 9 इंटू ए माइनस बी हो गया, पर मुझे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। अब क्या दिया, द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू। स्टेटमेंट 1 की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट 1 को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो पी क्यू से बड़ा है, क्या इससे बता पाएंगे? इससे गाइस हम लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं पी की वैल्यू ले लेता हूँ चलो 54, तो क्यू की कितनी बन गई 45, या पी की मैं ले लेता हूँ चलो 53, क्यू की क्या होगी 35। लो जी, अब दोनों केसेस में पी क्यू से ग्रेटर है, लेकिन क्या मैं बता सकता हूँ पी और के एज का जो डिफरेंस है, तो वो क्या वो उन दोनों के मतलब क्या उन दोनों का डिफरेंस बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब अगर मैं अकेला स्टेटमेंट लूँगा तो उससे मैं नहीं बता पाऊंगा कि दोनों का बराबर है या नहीं है, क्योंकि एक इस केस में डिफरेंस कितना आ गया 9, इसमें कितना आ गया 8। करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 से मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 को अभी हटाते हैं और स्टेटमेंट 2 को इंडिविजुअली देखते हैं, उससे हमारा बात बनेगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, सम ऑफ देयर एज इज 11/6 टाइम्स डिफरेंस। ओ, इसका मतलब सम का मेरा मतलब है कि सम कितना बनेगा 11 इंटू ए प्लस बी, इसका सम होगा इज इक्वल टू 11/6 टाइम्स डिफरेंस। अब डिफरेंस कितना है 9 इंटू ए माइनस बी। अब इसमें 11 से 11 कैंसिल आउट। ठीक है, और इसको भी थोड़ा काट के आसान कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इसको अगर तुम अब लिखोगे सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। b को यहाँ ले आते हैं तो मतलब 5b इज इक्वल टू a। सो a और b में रिलेशन मेरा आ गया है। सो गाइस a जो है वो b के 5 गुना है। अब a और b क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। अगर a को मैं 1 ले लूँ तो b कितना हो गया 5। अगर a को 2 ले लूँ तो बन जाएगा 10। b कित अगर a को मैं
सॉरी, वन सेकेंड, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर b को 1 ले लूँ तो a बन जाएगा 5, और अगर b को 2 ले लूँगा तो a बन जाएगा 10। लेकिन a तो सिंगल डिजिट नंबर है, इसका मतलब सिर्फ 1 और 5 ही वैल्यू हो सकती है और b की, और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर 1 और 5 मुझे पता चल गया तो डिफरेंस तो मैं निकाल ही लूँगा। अब 1 और 5 का डिफरेंस कितना, 4। सो 9 इंटू 4, 36 मेरा आंसर आ जाएगा। यही 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 मुझे निकालना था। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से अलोन मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ, स्टेटमेंट 2 से, एंड देयरफॉर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है, ओके सो गाइज हम लोगों ने ना यूट्यूब पे अपना वीडियो क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब और साथ में ना टेलीग्राम पे हम कुछ कुछ सवाल आपसे शेयर करते रहते हैं। यू हैव टू फॉलो दैट प्लान एंड दैट इज़ हाउ मेक यू कवर एंटायर सिलेबस। सो हर हफ्ते 2 क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, उसका वीडियो वहाँ जाता रहता है, आप कुछ वीडियो चला के भी देख लीजिएगा। सो 2 काम करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी वीडियो के नीचे एक लिंक भी है जिसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर उसको क्लिक करोगे यू विल गेट कनेक्टेड इन द टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें कि हम लोग वीडियो शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई दूसरा कोचिंग, कोई PYQ कुछ भी नहीं करना है। बस ये 2000 सवाल ही करने हैं, जिनको हम कराएंगे 40 क्लास में। 40 क्लासेस हम लोग कराएंगे। उसमें जो पहली क्लास है वो जरूर एक बार देख लीजिएगा, जिसमें पूरा ओवरव्यू भी हमने बताया कि 40 क्लासेस में क्या होने वाला है, और कैसे उन 40 क्लासेस में हम आपका CSAT पार कराएंगे। सो गाइज कमिंग बैक, वापस आते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले वाला क्या सवाल है। अब ये ना ये एक थोड़ा डाइसी सवाल बनाया है UPSC ने, ठीक है। डाइस इन द सेंस की मतलब नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट कुड हैव बीन बेटर फ्रेम्ड, ठीक है। सवाल क्या है कि PQRS हमारे स्टेटमेंट हैं, और दो बात होनी चाहिए, हमें पेयर हमें ढूंढना है कि पहले स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट इम्प्लाई हो, और दूसरा कि वो स्टेटमेंट आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद मेन स्टेटमेंट, ठीक है। सो पहले स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट इम्प्लाई, इसका मतलब पहले से दूसरी की जानकारी निकल के आ जाए। दूसरा कि दोनों स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट क्या है कि प्रदीप या तो डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर, अब 2 ही चीज़ें वो हो सकता है, ठीक है। अब गाइज जो, अगर मैं इसमें कोई पेयर लेता हूँ, मान लो मैं SP लेता हूँ, जो उसने दिया है पहले ऑप्शन में, SP लेता है। SP क्या है, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, सॉरी स्टेटमेंट S क्या है, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, देयरफॉर प्रदीप इज अ डायरेक्टर, ये उसने स्टेटमेंट दिया है। अब गाइज अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो लिखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज द सेकंड, मतलब पहले से ही दूसरा स्टेटमेंट निकल जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। अगर प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन कंक्लूड ही इज अ डायरेक्टर, वो कुछ और आर्टिस्ट भी हो सकता है, पेंटर भी हो सकता है। अब जो मेन स्टेटमेंट से भी कंसिस्टेंट, वो एक दूसरी बात है, लेकिन ये बात जो अपने आप में लिखी गई है, जो स्टेटमेंट में लिखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज द सेकंड, इसका मतलब ये होता है, अगर इस अंग्रेजी को तुम हिंदी में देखोगे इसका क्या मतलब है, चैट GPT लाके समझ लेना। इसका मतलब होता है कि पहले स्टेटमेंट से ही सेकंड स्टेटमेंट इम्प्लाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कि पहले स्टेटमेंट में जानकारी है उससे ही सेकंड निकल के आ जाना चाहिए। अगर पहला स्टेटमेंट है प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, तो इससे ये निकल के नहीं आता है कि प्रदीप इज अ डायरेक्टर, ठीक है। सो गाइज गोइंग, इसलिए थोड़ा सा आई विल से कि ये थोड़ा पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एनीवे तो अब हमारे हिसाब से जो इसका आंसर है वो आइडली तो होना चाहिए D, कि न SP और RQ दोनों में से कुछ भी नहीं है। पर यह भी हो सकता है कि UPSC ने जिस तरह सवाल फ्रेम किया है कि वो दोनों को बोल दे, UPSC माइट से कि C आंसर है, बट हमारे हिसाब से D होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज सेकंड, और दूसरी बात क्या है कि 2 स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट, ठीक है। लॉजिकली कंसिस्टेंट है मेन स्टेटमेंट से, उसमें में दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत सिर्फ इतने पार्ट में है कि फर्स्ट से सेकंड इम्प्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। सो गाइज लेट अस सी क्या होता है, बट
अकॉर्डिंग टू अस आंसर की में डी शुड बी द आंसर। सो गाइस ये मतलब बोर्ड मास का सवाल था, आपको एक एक करके जिस सिंबल का क्या मतलब है बस वो आपको लिखते जाना था और उसी से आपका ये पूरा सवाल हो जाता। सो 10 अगर वैसे जो दिया हुआ है इसको मैं सीधा लिख ही देता हूँ। 10 माइनस 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 प्लस 25। इसको बोर्ड मास से अगर आप करोगे 10 माइनस 60 प्लस 25 विच इज़ नथिंग बट, नहीं कितना हो गया गाइस ये, 10 माइनस 60 प्लस 25, यस इट विल बिकम माइनस 25 एंड देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। सो पी इज ग्रेटर देन क्यू मीन्स दिस। अच्छा, सिंबल्स का कुछ कुछ मतलब दिया है तो ये स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। सो पहले वाला क्या है, दैट 2x s 3y। सो गाइज यह एस का मतलब क्या दिया है, एस का मतलब है नोट लेस देन। सो गाइज नोट लेस देन का मतलब क्या होता है, नोट लेस देन का मतलब होता है कि ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, इस बात को मत भूलना। नोट लेस देन का मतलब क्या है। दूसरी बात क्या है, 3x t 4z, और t क्या है, इक्वल टू, तो इसको मैं 4z लिख लेता हूँ। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 4z। पूछा क्या है, पूछा ये है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट से 1 और 2, क्या इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं 9y p8z 9y इज ग्रेटर देन, क्या हम इन दोनों से कंक्लूड कर सकते हैं, ये हमसे सवाल उसने पूछा है। ठीक है, सो गाइज इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ 2x है 3x है, तो इसको थोड़ा इक्वेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 2x की इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 4.5y। अब 3x की जगह मैं यहाँ से अपना वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या 3x की जगह 4z पुट कर लेते हैं, तो 4z इज ग्रेटर देन 4.5y। और यहाँ 8z दिया हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 8z इज ग्रेटर देन 9। यहाँ क्या पूछा है, अच्छा तो यहाँ तो बताया है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि 8z इज ग्रेटर देन 9, और ये क्या दे रहा है कि 8z इज ग्रेटर देन 9y, और ये क्या दे रहा है कि 9y, ये तो उल्टा ही दे रहा है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया जी बिल्कुल ही गलत। सेकंड वाला देख लेते हैं। सिमिलरली यूजिंग द सेम लॉजिक, सेकंड लॉजिक में इसने क्या दिया है, सेकंड में इसने हमसे दो स्टेटमेंट कौन से हैं, x इज ग्रेटर देन 2y, y इज लेस देन इक्वल टू z, जब आप लिख लोगे इसको कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद। ठीक है, और पूछा क्या है, क्या, और पूछा क्या है, पूछा ये है कि क्या हमारा x z से, नहीं सॉरी पूछा नहीं, कंक्लूड किया है x z से छोटा है, तो क्या है कंक्लूजन सही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइज, तुम ना कुछ वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। बाय द वे इसको अगर वैल्यू पुट करके हम देख लें तो तुम x की वैल्यू ले लो 3 और y की वैल्यू ले लो 2, x की वैल्यू ले लो 3, y की वैल्यू ले लो तुम लोग 2, और z की वैल्यू तुम ले लो क्या 2.5। अब मैंने एक z ऐसा ले लिया जो कि x से छोटा था एंड इट विल सेटिस्फाई। अब एक और पेयर ले लो, x को 3 ही ले लो, y को ले लो 2 ही, और अब की बार z को ले लो 3.5, अब भी सेटिस्फाई करेगा। सो गाइस एक बार में z छोटा हो गया, एक बार में z बड़ा हो गया, इसका मतलब हम कंक्लूड नहीं कर सकते। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो इनकरेक्ट। देयरफॉर न तो हमारा 1 करेक्ट है और न ही हमारा 2 करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट मेरे इनकरेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड ए बी सी डी इज रिटन एज दिस। सो गाइस इसमें हमारा क्या था, ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेटिकली रैंकिंग है, A1 है, B2 है, C है, बस ये वाला लॉजिक इसने यूज़ किया है। सो ए बी सी डी क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 जो कि होता है 24। ठीक है, उसके बाद ई एफ जी एच इज 1680। अब ई का नंबर कितना है, 5 6 7 8, 1680 हो गया। पूछा क्या है, बताओ आई जे के एल। आई जे के एल मतलब 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये, विच इज़ माई ऑप्शन ए। बड़ा ही आसान सवाल। इसने क्या किया, पोर्ट को उठाया, पहले तो उल्टा कर दिया टी ओ पी और शुरू में ए लिख दिया। सिमिलरली ट्रैप को उठाया, पहले उल्टा कर दिया पी ए आर टी और ए शुरू में लिख दिया। बिल्कुल ही सेम लॉजिक यूज करना है। एरीना को पहले क्या करना है, उल्टा कर देना है, ए एन
ERA और शुरू में ए लगा देना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन। सो गाइस सीक्वेंस है ये, सीक्वेंस सीरीज वाले सवाल हैं ये। सो पहले वाला नंबर क्या है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए क्यूब। दूसरे वाला क्या है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। सिमिलरली करते चले जाना और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, जो कि बनेगा 155। आगे, इन अ सर्टेन कोड लेटर पी क्यू आर एस टी रिप्रेजेंट नंबर 4, 5, 10, 12, 15। इट इज़ नॉट नोन विच इज़ विच। क्यू माइनस एस टू एस दिया है, टी इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3 दिया है, पी प्लस आर माइनस टी की वैल्यू हमें निकालनी है। सो गाइज अब देखते हैं इसमें। अब देखो जैसे ये वाला है, इससे क्या पता चलता है, पहली बात तो क्यू माइनस एस टू एस है, मतलब क्यू इज इक्वल टू 3s है। इसका मतलब क्यू एस से 3 गुना है। अब 3 गुना वाले पेयर ही कितने हैं, या तो 4 और 12 या 5 और 15। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ अब, लाइक जैसे हम स्टूडेंट एग्जाम में हम जैसे जिस को जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे हम करने की अगर कोशिश करें, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेटस अज्यूम कि मेरा एस है मेरा 4, तो क्यू मेरा कितना बन गया 12। ठीक है। अब बाकी मुझे देखना है, क्यू और एस मैंने निकाल लिया, बाकी हमें क्या दिया है, टी इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3। एस मैंने क्या ले लिया 4 प्लस 3, टी इज इक्वल टू आर। तो एस मेरा 4 है और पूछा क्या है, आर एस टी। ठीक है। अब गाइज हाँ, इसका मतलब टी क्या हो गया गाइज, टी हो गया आर प्लस 7। ठीक है। अब वैल्यू फिट करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें बाकी दिया हुआ है। ठीक है। तो एस मैंने देख लिया 4 है, क्यू मैंने देख लिया मेरा 12 है, और बाकी मुझे फिट करने हैं। 4 और 12 दो ही फिट हुए हैं। ठीक है। अब अगर 7 से ऊपर बड़े नंबर हैं कौन कौन से, 7 से ऊपर एक 12 है, और एक 7 से ऊपर बड़ा कितना है 10 है, और एक 7 से बड़ा कितना है, 7 से बड़ा एक 15 है। ठीक है। तो अगर मैं टी की वैल्यू अगर मैं टी की वैल्यू 15 ले लूँ तो आर की वैल्यू कितनी होगी 8, पर 8 तो है ही नहीं अपनी, जो अपने 5 नंबर दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, और ट्राई करते हैं। तो 15 की बजाय अगर मैं टी की वैल्यू ले लूँ क्या 10, 12 तो है नहीं, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 भी नहीं है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ एस 4 और 12 लिए गलत थे, वापस आते हैं। तो दूसरे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं अब। सो गाइस मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में हमें सोचना है। तो इसको 5 ले लेते हैं, इसको 15, एक दूसरा पेयर यही बचा। अब फिट करने की कोशिश करें। ठीक है, करते हैं चलो। तो t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3। सो t कितना हो गया, s की वैल्यू 5 होगी तो r प्लस 8। अब मेरे 5 और 15 मैंने ले लिए हैं, बाकी सब देखते हैं। अब t की वैल्यू क्या हो सकती है गाइज, t की वैल्यू क्या हो सकती है, t की वैल्यू हमारी 10 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर r 2 होगा, 2 तो है ही नहीं। सो t की वैल्यू तो हमारी 15 ही हो सकती है। फिर r की वैल्यू कितनी बन जाएगी, r की वैल्यू मेरी बन जाएगी 7, पर मेरे पास तो 7 भी नहीं है। सो ये मैंने क्या कर दिया गाइज, t इज इक्वल टू, मुझे चेक करना होगा, t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3, 3 3 3 और 3 और 5 8। ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार, 5 15 आर 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 आर, अरे 12 भी तो बचा है। मैं पिछले सवाल को अपने दिमाग में बैठ के पिछले सवाल को मैंने, तो टी की वैल्यू अगर 12 में ले लूँ, फिर आर कितना बचेगा, आर 4। ठीक है। तो आर 4 हो, बस हो गए सारे फिट। तो मेरे फाइनली क्या फिट हुआ, सब कुछ देख लेते हैं एक बार, कि एस 5, क्यू 15, आर 4, टी 12, बचा क्या, 5 15 4 12, 5 15 4 12, बचा 10। तो 10 किसको दे देंगे गाइज, तो 10 हो जाएगा अपना जो भी बचा है। क्या बचा है, पी, पी को पी हो गया अपना 10, और सारे के सारे मैंने निकाल लिए बस। ठीक है। अब निकाल लिए तो सवाल में जो निकालना था वो भी निकाल लेते हैं। सवाल में हमें क्या निकालना था गाइज, सवाल में इसने बोला था कि p प्लस आर माइनस टी बताओ। तो p को ले लेते हैं 10, r को ले लेते हैं 4, और t को ले लेते हैं 12। 10 और 4 14, 14 में से 12 आ गए 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये नंबर किससे डिवाइड होता है, सो गाइस यूनिट डिजिट निकालना हमें आना चाहिए। सो जो 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 की यूनिट डिजिट, सो अगेन हम साइक्लिसिटी के हिसाब से अगर हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 ही आएगा,
और दो की, यहाँ दो की यूनिट डिजिट क्या होगी, दो सताईस, सताईस को मैं चार से डिवाइड करता हूँ तो चार तीन, दो की पावर तीन, ये होगी आठ। इसका मतलब इसकी आठ होगी, इसकी दो होगी, और अगर दो यूनिट डिजिट आठ और दस है तो ये जीरो आ जाएगी, जीरो आ गई तो दस से डिवाइड हो जाएगा। पी और क्यू का हमें सम दिया है, हमें ये बताया कि पी लेस देन क्यू है, तो के की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे हम पी और क्यू को डेफिनेटली हम नहीं बता पाएंगे। सो इसमें हम के की वैल्यू लिख के देख लेते हैं और फिर पी और क्यू का वैल्यू देख लेते हैं, बता पाए या नहीं बता पाए। फॉर एग्जाम्पल, और लेकिन ये भी कंडीशन है कि पी क्यू से कम होना चाहिए, इसको हमें याद रखना है, ठीक है, ओके डन। सो अगर मैं के की वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो दो, दो तो फिट ही नहीं हो सकती क्योंकि फिर वन वन हमें तो पी क्यू से छोटा है, तो अगर इसको एक लें इसको दो लें तो के तीन, अगर के तीन है तो पी और क्यू की और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा। चार हैं, चार में भी एक और तीन ही होगा, क्यों, दो दो वैसे नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है, पी क्यू से छोटा है, तो चार में भी डेफिनेटली बता ही पाऊंगा। अगर मैं पाँच ले लूँ तो अब पाँच में क्या है, एक और चार भी हो सकता है और दो और तीन भी हो सकता है। तो जैसे ही मैं के की वैल्यू पाँच होऊंगा, मैं डेफिनेटली फॉर श्योर मैं नहीं बता पाऊंगा कि पी की वैल्यू यूनिकली क्या है, वो एक चार भी हो सकती हैं और दो तीन भी हो सकती हैं, देयरफॉर दैट मिनिमम नंबर इज सी विच इज 5। सो गाइज, अपना ये डायरेक्शंस का सवाल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग अपना एक छोटू सा डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब उसने क्या बताया, एक वन पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन ये नहीं बताया कि 100 वो कहाँ गया और फिर लेफ्ट, ये नहीं बताया। तो हम एक काम करते हैं, ये मेरा घर है, घर को मैं हाउस लिख लेता हूँ और फिर मैं जाना शुरू करता हूँ, कहीं भी जाना शुरू करता हूँ, मेरी मतलब मेरी मर्जी है, चलो मैं 100 ऐसे गया, फिर लेफ़्ट लेके फिर 100 गया, ठीक है, फिर मैंने लेफ़्ट लिया और 300 गया, 300 का मतलब है मोटा मोटा यहाँ तक 100 है, यहाँ तक फिर 100 और लो जी, तो ये हो गया 100 300 के बाद में यहाँ चला गया मैं, फिर राइट लिया और फिर 100 गया, ठीक है, एरो देख लेना गाइज, और फिर मैं यहाँ पहुँच गया, अब मैं पॉइंट पी पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब पॉइंट पी क्या है, मेरा ऑफिस है, तो वो घर था और ये मेरा ऑफिस है, ओ इज़ माई ऑफिस। अब बोलता है इन विच डायरेक्शन डज ही स्टार्ट इनिशियली इफ ऑफिस इज नॉर्थ ईस्ट। सो मेरे जो मैंने अपना कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से ऑफिस कहाँ बन गया गाइज, साउथ वेस्ट बन गया, पर बोलता है कि ऑफिस तो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब इस वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, इस सारी कहानी को ना 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं तो फिर सेट हो जाएगा। 180 क्लॉकवाइज करने का मतलब क्या है कि जो 100 मीटर गया ना, मैं इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ तो मुझे साउथ में गया था ना कि नॉर्थ में गया था, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अ पर्सन वॉक्स, अगेन गाइज सेम लॉजिक बिल्कुल, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो किसी ने शुरू किया जाना 100 मीटर वेस्ट, ठीक है जी, ये 100 हो गया, फिर लेफ़्ट किया तो 100 मीटर, ठीक है, फिर इसने क्या किया कि 225 गया ये क्लॉकवाइज, अगर ये इधर मुंह करके खड़ा है और 225 क्लॉकवाइज अगर ये मतलब जाता है अपने हिसाब से, तो मतलब 225 कैसे होगा, ऐसे जाके ऐसे बनेगा ये 225, 225 डिग्री, मतलब ये यहाँ से कैसे गया गाइज, ये अगर इस एंगल को देखोगे तो 45, ये भी कितना हो गया 45, ठीक है, यहाँ से अभी जाना शुरू करेगा। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, ये वाली डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मिल्क, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, अरे वी कांट, नहीं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये मत थोड़ा कि एक्सपोर्टर भी होगा, हो सकता है हम सारा दूध खुद ही पी जाते हैं, बिल्कुल गलत। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसका ये थोड़ा कि उससे हमारी खपत हो सकता है, हम उससे भी ज़्यादा हमें चाहिए, जो हालांकि वर्ल्ड में लार्जेस्ट हैं लेकिन हमें जितना चाहिए शायद उससे भी ज़्यादा है, इसलिए शायद हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता हो, तो सेकंड भी गलत। सो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं इस वाले केस में। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, एम और एन की वैल्यू, अच्छा जो ये वाला स्टेटमेंट दिया ना कि m प्लस एन इज ग्रेटर देन एम एन, ठीक है, अगर m और n नेचुरल नंबर है ना
तो ये होगा ही तब जबकि इनमें से कोई एक वन होगा, अदरवाइज कभी ये ट्रू होगा ही नहीं। इनमें से किसी एक को तो वन होना ही होगा। और अगर वन एक के साथ हो गया, फिर एम और एन का वैल्यू मुझे निकालना है, और एम इज ग्रेटर देन एम है। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट वन को मैं लेके चलता हूँ, एम और एन, तो मैं ले लेता हूँ मान लो 7 और 1, लो जी ट्रू हो गया। 8 और 1, लो जी ट्रू हो गया। 9 1 ट्रू हो गया। इसका मतलब स्टेटमेंट वन से तो काम नहीं चलेगा। स्टेटमेंट टू क्या है कि प्रोडक्ट 24 है। हाँ अब हो गया। सो दोनों का प्रोडक्ट 24 है, एम और एन का। इसका मतलब एम का वैल्यू हो गया 24, एन का हो गया 1, तभी ये ट्रू होगा। और अब मैं इसको पूरा अच्छे से निकाल पाऊंगा। एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, कि दोनों को मिला के मैं अपना सी, दोनों को मिला के मैं बता पाऊंगा कि मेरा एम और एन की क्या वैल्यूज़ हैं। व्हाट इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का हमें साइज़ पता है और हमें पता है कि स्पीड से हो रहा है, फिर तो कर ही लेंगे। देन तो दोनों को मिला के फिर तो वी कैन फिगर इट आउट कि कितना टाइम हमें उसमें करने में लगेगा। नेक्स्ट वन। सो गाइस, अब ये वाले सवाल होते हैं ना, इनका क्या, इनका एक ही तरीका है कि हम ना इसमें एक एक करके आंसर हम पुट करके देख लेते हैं। और जैसे एक एक करके आंसर पुट करते हैं ना, जैसे कि मान लो इसमें जो भी ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, जैसे कि हाँ मान लो मैं ऑप्शन ए पुट करता हूँ, तो ये बी है, ये ए है, ये डी है और ये सी है। एक बार हम इसको पुट कर लेंगे। फिर मैं ना इसको 3 3 4 4 के पेयर में डिवाइड करके ट्रेंड देखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 3 3 में अगर कोशिश करता हूँ इसको करने की, तो ऐसे 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 ऐसे। अगर 3 में को ट्रेंड मिला तो ठीक है। अगर 3 में मुझे ट्रेंड नहीं मिला, जो कि मुझे इस केस में नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं 4 में कोशिश करता हूँ। 4 4 के पेयर लेके, मतलब ऐसे 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 ऐसे, फिर 4 4 में ट्राई कर लेता हूँ। अगर 4 में नहीं मिला, फिर 5 में ट्राई करता हूँ। सो गया, जब हम ये वाला ऑप्शन सी वाले हम लोग डालेंगे, विच आर ए सी डी, और उसके बाद अगर हम जब 5 5 पे हम लोग जाएंगे, ए बी ए सी डी, तो फिर हमें अपने आप ही ट्रेंड इसका फिगर आउट हो जाएगा। तो ट्रेंड क्या है गाइज, कि ए बी सी डी है और कोई एक दो बार रिपीट, इसमें ए 2 बार आ गया, इसमें बी बी 2 बार, इसमें सी सी 2 बार और इसमें डी डी 2 बार आ गया है। ये है ट्रेंड, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस, पी पुट, पी ने इतना पैसा लगाया, क्यू ने इतना पैसा। तो इसमें इस सवाल का हम लोग क्या करते हैं, किसने कितना पैसा लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया, बस हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हाइपोथेटिकली क्यू ने कितना पैसा लगाया, क्यू ने लगाया एक्स, तो पी ने कितना लगाया 14,000 मोर देन क्यू, तो 14,000 प्लस एक्स में लिख लेता हूँ। अब जो पी ने पैसा लगाया वो लगाया, पी ने पैसा लगाया 8 महीने के लिए, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यू ने पैसा लगाया 10 महीनों के लिए। तो अब ये जो नंबर आया ना, इस प्रपोर्शन में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। पी का प्रॉफिट क्यू से 400 ज़्यादा है। सो लेट अस सपोज जो क्यू का प्रॉफिट है मान लो वाई है, तो पी का प्रॉफिट कितना होगा 400 जमा वाई। दोनों का प्रॉफिट मिला के 400 जमा वाई प्लस वाई 2,000। सो वाई कितना आ गया गाइज 800। इसका मतलब एक का प्रॉफिट 800 है, दूसरे का प्रॉफिट 12 है। किसका 800 है, क्यू का 800 है और पी का प्रॉफिट 1200 है। सो गाइज इसी प्रपोर्शन में हमारा प्रॉफिट डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 14,000 प्लस एक्स को 8 से गुना करेंगे और इसका जो रेशो है 10x से, दिस विल बी सेम एज रेशो प्रॉफिट। वो कितना आया 1200 बटे 800 या फिर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो और तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा गाइज, x का वैल्यू आएगा 16,000। इसका मतलब है क्यू ने कितना पैसा लगाया 16,000, पी ने कितना लगाया 16,000 प्लस 14,000 विच इज 30,000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पी सैलरी 20% लोअर देन क्यू विच इज 20% लोअर देन आर बाई वर्ड। सो गाइस ये काफ़ी परसेंटेज है, काफ़ी सीधा सवाल है। सो आर की सैलरी मैं मान लेता हूँ वाई है, तो क्यू का सैलरी कितना हो गया 0.8 वाई। क्यों, क्योंकि 20% कम है। तो पी का सैलरी कितना होगा, अगेन इसको 0.8 से गुना कर दो 0.8 वाई को, सो 0.64 वाई। पूछा क्या है कि आर और पी की उसकी उससे कितनी ज़्यादा है। सो गाइस पी की 0.64 वाई है, आर की वाई है, डिफरेंस कितना हो गया
वाई माइनस 0.64 वाई, मतलब 0.36 वाई का डिफरेंस हो गया। और अगर परसेंटेज निकालना है 0.36 वाई डिवाइड बाई 0.64 वाई इंटू 100, और ये आ गया 56.25% विच इज ऑप्शन बी। A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4, तो उससे कितना वैल्यू बदला। सो गाइज हमें करना क्या था, 4 से हमें गुना करना था, हमने क्या कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ कितना मतलब चेंज हो गया। कुछ लेके देख लेते हैं, मान लो y की वैल्यू मैं 100 ले लेता हूँ, तो ये होगी मेरी 400, ये होगी 25। अब नंबर कितना कितना नंबर मेरा कम हो गया, इनका डिफरेंस कितना है 375, तो 375 बटे 400 गुना 100, इतना परसेंटेज और नंबर कम हो गया विच इज़ 93.75%। जिसका भी पेपर है वो काफ़ी, ये साल भी गलत किया उसने इसी सेट में, तो काफ़ी बुरी बात है ये। अच्छा 80% पास इंग्लिश में हुए, 70% हिंदी में हुए, 15% दोनों में हुए, और एक में फेल हुआ। सो गाइस इसको हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अपना सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग हैं अपने कौन, इंग्लिश वाले, ये लोग हैं अपने हिंदी वाले, ठीक है। अब बोला क्या कि 80% इंग्लिश में, 70% हिंदी में, 15% दोनों में फेल। दोनों में फेल मतलब उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो अब अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, ये कितना बचा 80 माइनस एक्स, ये 70 माइनस एक्स, और ये सारा मिला के 100 बनना चाहिए, मतलब 80 माइनस एक्स प्लस 70 प्लस माइनस एक्स प्लस जो दोनों फेल हुए, इस सब को मिला कितना होना चाहिए 100। तो x कितना आया, x कम्स आउट टू बी 65। अगर x 65 आया तो ये वाला वैल्यू मेरा कितना आ गया गाइज, ये आ गया मेरा 15, और ये वाला आ गया 5। पूछा क्या है कि जो दोज हु परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन। सो ओनली वन वाले कौन लोग हैं, एक तो वो जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, वो लोग कौन है, ये 15 आदमी, और इधर ये 5 आदमी जो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। इसका मतलब 20%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अ फादर सेड टू हिज सन N years back I was as old as you are now, my present age is 4 times as your age N years back। सो गाइज इसमें क्या करना, थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर इसको आसान हमें कर लेना था कि अब अभी क्या सिचुएशन है और N year back। थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। सो आई राइट नाउ और N year back में इसको लिख लेंगे। किसकी एज हमें लिखनी है, हमें फादर और सन। अब ना कुछ भी कहीं भी तुम अज्यूम कर लो और उससे तुम लोग अपना शुरू कर सकते हो। जैसे मैं सन की अभी एस मान लेता हूँ, तो दोनों का जोड़ 130 है, तो ये कितना हो गया 130 माइनस एक्स। अब हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट क्या है कि N years back I was as old as you are now। N years back, अच्छा नहीं पहली बात तो ये भी लिख ही लेते हैं यहाँ। सो N year back yes, so N year back I was as old as you are now। तो इसका मतलब N year back जो उसकी एज थी, अच्छा चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलो अब इसमें से जो फादर की एज 130 माइनस एस नाउ है, तो N ईयर बैक इसमें से n घटा देते हैं और सन में भी s माइनस n कर देते हैं, ठीक है। अब अपने स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। N ईयर बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अभी वो कितने का, सन s का है, और दिस इज इक्वल टू जो फादर N ईयर बैक था। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स यूर एज N ईयर बैक। तो N ईयर बैक सन की कितनी एज थी, s माइनस n, इसको 4 टाइम कर दो, ये प्रेजेंट एज के बराबर है। और इसको भी तुम एक बार सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा साइज, द वैल्यू ऑफ s कम्स आउट टू बी 50। और अगर 50 s के वैल्यू आ जाएगा तो फादर कितना हो गया, कि दोनों मिला के 180 है, तो 50 प्लस तो फादर आ गया 80, सन 50 फादर 80, और दोनों मिला के 130। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 80 और 50 का डिफरेंस कितना है ए। सो मतलब कई सारे तरीके हैं कैसे भी आप लोग इसको कर सकते हो। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, बिल्कुल होता है। 1 टन 1000 kg, बिल्कुल। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर, बिल्कुल। सो 1 हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, मतलब 2.5 एकड़। 1 एकड़ कितना होता है, 4000 स्क्वायर मीटर। ओह, इसका आंसर क्या होगा, ये सारे ठीक हैं, ABC।
लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर 64। सो 64 क्यूब कब बनेंगे? अगर आप अपना एक क्यूब बनाने की कोशिश करते हो आप, ठीक है, और ये मेरा मान लो क्यूब है, ठीक है। सो 64 कट का मतलब क्या है कि एक एक कट ऐसे आप कट लगाओगे, तीन यहाँ इस वाली साइड, फिर तीन ऐसे, और फिर तीन इस वाली साइड। तो मतलब तीन और तीन छः और तीन, 9 कट लगाओगे, उसमें तुम्हारे 64 बन जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो गाइस अब इस वाले सवाल में ना कुछ मतलब कुछ लॉजिक तो नहीं है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल से ये करना था। तो इसमें मिनिमम वैल्यू जीरो बन जाएगी, और कब जीरो बनेगी? जब तुम करोगे 5 - 4 - 3 + 2 × 1 करोगे, दिस विल बिकम जीरो। कुछ विशेष सिखाने वाली बात नहीं है गाइज, बस हिट एंड ट्रायल वाला सवाल था ये। कुछ लोगों से हुआ भी होगा, कुछ लोगों से नहीं भी हुआ होगा, दैट इज हाउ इट इज। A certain number of men can complete a piece of work in 6 days work, where k is a natural number. By what number should the men be increased so that work completed in 5? So guys, इसको मोटा मोटा ये लगा लो कि पहले अगर 6 दिन में होना था काम, अब वो 5 दिन में करना है। सो गाइस अगर 6 दिन वाला काम 5 दिन में करना है, तो अब जो उसके लिए मैन पावर लगेगी वो उतने ही टाइम्स ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं काम 5/6 टाइम्स में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी मैन पावर 6/5 टाइम्स लगेगी। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे अगर हमें स्कूल में जाता हूँ, हर रोज़ में 10 मिनट लगते हैं स्कूल जाने में। अगर मुझे अ, आधे टाइम में जाना, तो मुझे स्पीड डबल करनी होगी। ठीक इस तरह अगर मुझे अपने टाइम को 5/6 टाइम्स करना है, तो मुझे अपनी वर्क फोर्स को 6/5 टाइम, मुझे एफर्ट को या वर्क फोर्स को 6/5 टाइम करना होगा। इसका मतलब अगर मेरा एफर्ट पहले 1 था, तो मुझे वो 6/5 टाइम्स मुझे वो करना होगा। इसका मतलब अगर पहले एफर्ट 5 था, तो उसे 6 करना होगा। इसका मतलब क्या है? मुझे अपना एफर्ट 1/5 × 100, 20% मुझे अपना एफर्ट बढ़ाना होगा। अब गाइज ये जो सवाल है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है इसमें एक्चुअली। ये बना तो दिया है। सो एक्स इस सवाल में हमें क्या दिया है कि XYZ काम को करते हैं, एक्स को लगते हैं 6 घंटे, वाई को 8 घंटे, और जेड को भी 8 घंटे लगते हैं। एक टाइम पे एक ही आदमी काम करेगा, और वो 1 घंटे तक करेगा, यहाँ तक भी ठीक है। नो बडी कैन विल वर्क फॉर 2 consecutive hours, कोई भी 2 घंटे लगातार नहीं करेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क। सो गाइस हमारा मानना ये है कि यूपीएससी का अजम्पशन इस सवाल में क्या है कि तुम कैसे भी लगा लो, बस 2 आदमी को इकट्ठा नहीं लगाना है। तो एक तो बात हमें क्या समझ में आती है कि एक्स से ज़्यादा काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि एक्स इनमें सबसे तेज आदमी है, ठीक है। अब इन सवालों को करने के लिए हम जनरली क्या तरीका बताते हैं कि एक्स को लगते हैं 6 घंटे, वाई को 8, जेड को 8। तो एक ऐसा नंबर ले लो जो 6, 8, 8 का मल्टीपल हो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ मान लो 24। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारा जो काम है ना, दैट काम इज 24x हमारा काम है, टोटल काम मेरा 24x है। अगर x काम को 6 घंटे में करता है, तो x 1 घंटे में कितना करेगा? 24/6, 4x। तो y 1 घंटे में कितना करेगा? 3x। और z 1 घंटे में कितना करेगा? 3x अपना काम करेगा। अब शुरू करते हैं। हमने काम कराना शुरू किया, हमें मिनिमम टाइम में कराना है। सबसे तेज कौन है? x, क्योंकि x तो 4x कर दे रहा है, y और z 3x यूनिट काम कर रहे हैं। तो पहले मैं x से काम कराता हूँ, फिर अब लगातार x नहीं कर सकता, तो फिर मैं y को ले आता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ? फिर गए जो हमें समझ में आता है कि मैं फिर मुझे ना जेड को लगाने का कोई मतलब नीड ही नहीं है। मैं दोबारा से फिर एक्स को ले आता हूँ, फिर दोबारा से वाई। इनफैक्ट क्योंकि वाई और जेड ना सेम ही काम करते हैं, फ़र्क भी नहीं पड़ता। वाई की जगह जेड को रिप्लेस तुम कभी भी कर दो। फिर मैं अपने एक्स को ले आऊँगा, फिर वाई की जगह जेड जो भी, तो फिर एक्स को ले आऊँगा, फिर वाई, ऐसे मैं अपना काम कराऊँगा इस कंडीशन को मीट करते हुए। इसका मतलब पहले एक्स ने कितना कर दिया? 4x, फिर इसने 3x, फिर 4x, फिर वाई ने, फिर अपना वाई ने कर दिया कितना? 3x, फिर 4x, फिर 3x। ऐसे लोग काम करते रहेंगे। कराना कितना? 24, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7। तो यहाँ तक मेरा 21x मेरा काम पूरा हो गया। करना कितना? टोटल 24। तो बचा कितना मेरा? 3x मेरा काम बचा है। अब रिमेनिंग अगर 3x काम बचा है, तो आगे x ही करेगा। x ही तेज है, x खाली है, ठीक है। तो x 1 घंटे में 4x करता है, मुझे कराना 3x, मतलब 3/4 ऑफ अ घंटा। 3/4 ऑफ अ घंटा कितना होता है गाइज? 45 मिनट्स होते हैं।
इसका मतलब यहाँ तक कितने लगे थे, यहाँ तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। सो 6 घंटे प्लस 45 मिनट, सी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस ये हमारा जम्पशन था। आई होप इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब इसने अपनी लाइन में लिखा कि ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो आ, मतलब मैं जेड को भी मैं लगा ही सकता हूँ, लेकिन आई होप सवाल का मतलब ये नहीं था कि पहले एक्स करेगा, वाई करेगा, जेड करेगा, फिर एक्स का नंबर आएगा, फिर वाई, फिर जेड, फिर एक्स का। ये मतलब शायद उसका नहीं था जो हमें इस वाले समझ में आता है। तो जो ये वाली इसने कंडीशन हमें दी है, तो उसमें मैं क्या कर, मुझे मुझे तीनों को एंगेज करना है, राइट। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपना एक्स वाई और फिर एक्स को, फिर जेड को ले लिया, फिर एक्स और फिर वाई लो, ऐसा कर लेता हूँ। मैंने सब लोगों को एंगेज भी कर लिया। आई होप दिस वाज द आंसर, लेट अस सी क्या होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर द पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सो गाइज मोटा मोटा ना 3-4 बातें हमें समझ में आती हैं बिफोर वी मूव ऑन टू इंग्लिश क्वेश्चंस जो कनिका मैडम आपको कराएंगी। कि सबसे पहली बात तो कि सी सेट का पेपर जिस तरीके से बनता है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, ज़्यादा फॉर्मूले, शॉर्टकट, ट्रिक्स, इन सब के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक मैथ से ज़्यादा विशेष फॉर्मूले, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप योर लाइफ सिंपल। और हमारा जो यूट्यूब पे कोर्स है उसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देयर इज आल्सो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर उसको क्लिक करोगे दैट विल कनेक्ट यू विद आवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। उससे आप कनेक्ट हो जाइए और आप जो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अब कनिका मैम आपको इंग्लिश वाले सवाल कराएंगी। Hello guys, welcome back to Human Paratics. Today we are solving UPSC CSAT 2024 answer keys for English only. So let's get into it. The passage 1 and question 1's answer is option D. Then we move on to what the central idea of the passage is, and the answer is C. From that we move on to passage 2, and the question is asking what is the author thinking about the science, and the answer is option D. Science must pursue truth mentioned here, and then science is also responsible for social welfare mentioned in the very second line. From that we move on to question number 11, and the answer to question number 11 is option B, which means only statement 2 and 3 are the inferences that can be made from this passage. Then we move on to the next passage, and the question number is 12. The answer to question number 12 is option C. So both assumption 1 and 2 are the correct assumptions in this question. Then we move on to question number 13, and the answer to question number 13 is C. So both the statements are the correct inferences. Then from that we move on to question number 14, and the answer to question number 14 is D. So neither this nor this statement are valid. The assumptions are not valid. Then we move on to question number 21, and question number 21 is asking essentially what the message is that is being conveyed by the author here, and the answer to question number 21 is answer D. So neither this nor that, because nowhere in the passage is this thing mentioned, and whereas the passage does talk about the past relationship of humans with science, nowhere is it written that science will determine the destiny of mankind. So question number 22, the answer is B. So only one assumption is valid, which is the aspect of truth likely to be overlooked in that science is what man has made it.
Then we move on to question number 23. The answer to question number 23 is C. Question number 24, the answer is A. So only statement 1 and 2 follow, because whereas you can interpret that traveling can resolve differences amongst people, this is a little too far-fetched. And what this sentence could also mean is that because the people who travel, they understand each other better because of certain common values, there is a certain harmony while living with each other. So when you say that the differences can be solved, it seems a little far-fetched on the basis of this passage. Now question number 31, the answer to question number 31 is option A. Then we move on to question number 32, and the answer to question number 32 is neither A nor B. So neither of these assumptions follow. Nowhere in the passage it has been implied that India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practices. It has been established that within the roots of the West curriculum, the values, these values that are mentioned in the passage have been ingrained in the roots. So nowhere in does it imply that India needs a new generation of urban professionals, and neither does it imply that Indian universities at present have no capacity or potential to impart the training system. The one simple statement was planning in India and its education differ from the West, so it is different, but it does not necessarily lack things. Now question number 33 is option B. Social media are not ideal or moral institution but products built by companies to make profits, because it is very clearly implied here that people are buying spaces where their voices can be heard, so they're buying the system. So from that we move on to question number 34, and we have to tell which of the following assumptions are valid, and the answer to question number 34 is option C. So of course internet is not inclusive enough. The very first and the second sentence is enough to prove that, and internet can adversely affect the quality of politics in the country as mentioned here. Then we move on to question number 41, and the answer to question number 41 is option A. So that is the crux of the whole passage. Then we move on to question number 42, and the answer to question number 42 is option D. Fairly visible. Question number 43, and the answer is option C. Option C is maintaining high environmental standards in a new prerequisite for achieving a steady, sufficient and inclusive growth best describes the crux of the passage. From that we move on to question number 51, and we have to figure out what the most logical inference is, and the answer to question number 51 is option C. So both of these inferences are correct. Then from that we move on to 52 question, and the answer is both 1 and 2. So both the assumption here in this questions are valid. Then we move on to question number 53, and the answer to 53 is option A. So of course this is valid, but this is not valid, because nowhere is it mentioned that the adolescent does not give respect to the parents, but it is very
clearly mentioned that the adolescent does not feel comfortable here. The young seldom confide in them. So the first assumption is valid, and then we move on to question number 54, and the answer is option A. Parents in general may not be of much help when children on their way of becoming way to becoming adults. So this is incorrect, this is incorrect, and this is also incorrect. Then we move on to question number 61, and this is a question which is a little conflicting. So the answer could either be A or it could be D, because when you look at it the common concept or the common logic or the common message here is that how poetry can be used as a form of resistance. So it is very clearly mentioned here, and here also the passage talks about those who force in those forces or individuals who claim to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical. So poetry is used as a method to rebel against violence or bigotry. So that is also true, and it also shows or recognizes and accepts the imperfections that are in humans. So either A or D could be the answer to question number 61, and then we move on to question number 62. The answer to question number 62 is one only. This passage does not follow this assumption, but the assumption 1 is valid here. From that we move on to question number 71, and the answer to question number 71 is C directly. The formation of limestone as is suggested here. And from that we move on to question number 72, and the answer to question number 72 is option C. So both of these assumptions in this question are valid. And then we move on to question number 73, which is the last question, and the answer to question number 73 is option C. So that is it for the video. Thank you so much.